ओके। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा अच्छे से। लेट्स गो। ओके, हर हर महादेव मित्रों, हर हर महादेव। अच्छी चीज शुरू करने के पहले हर हर महादेव बोलते बोलो एक बार जरा जोर से। चलो स्टार्ट करते हैं। फोकस करना बहुत अच्छे तरीके से, ध्यान देना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अ वेरी हार्टली वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर द सीए इंटरलॉ फास्ट ट्रैक बैच। और बिना समय बर्बाद किए सीधा पॉइंट के ऊपर आते हैं, बाकी सब बाद में। पॉइंट नंबर 1, मेरा नाम है दर्शन खरे। मैं सीए के लॉ पढ़ाता हूँ। मैंने सीए फाइनल पढ़ाने से शुरू किया था। लगभग मुझे 15 साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। और मैं 15 सालों से फाइनल पढ़ा रहा हूँ और लगभग पिछले 8-9 साल से मैं इंटर पढ़ा रहा हूँ। एट द सेम टाइम मैं फाउंडेशन भी पढ़ाता हूँ। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन मेरी काम की नहीं है। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। अब आप लॉ हो सकता है कहीं से पढ़ के आए हो, या हो सकता है कहीं से पढ़ के नहीं आए हो, या वॉट एवर मे बी द सिचुएशन। आपका एक ही यहाँ पे टारगेट रहेगा सबका, जो मुझे सबको पता है, ठीक है। लाइव स्ट्रीम में जितने लोग ज्वाइन किए उनको भी मैं हर हर महादेव बोल दूं, ठीक है। आई होप सो कि सब लोग ज्वाइन कर लिए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आपका टारगेट ये होगा कि भैया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमको लॉ ठीक करवा दो, सो दैट मैं एग्जाम में जाके हम इसको पास कर दे। या फिर दूसरा टारगेट आपका होगा, सर ऑलरेडी मैंने अगर लॉ पढ़ा है तो मुझे कुछ कंसेप्चुअली समझ में नहीं आया। या आपका टारगेट ये होगा कि सर लॉ पढ़ा तो है मैंने, पर मुझे डर लगता है और मुझे ये नहीं पता कि मैंने इस प्रकार से लॉ पढ़ना चाहिए। अब बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं तो आज का लेक्चर डेडिकेटेड कुछ चीजों के ऊपर है, एक एक करके एंटरटेन करेंगे। सबसे पहली चीज आज मैं आपको मेंशन करूंगा सिलेबस क्या है। और जब मैं ये मेंशन कर रहा हूं कि सिलेबस क्या है, तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सिलेबस क्या है। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुमने जिस नजर से सिलेबस इसके पहले नहीं देखा सीए इंटर लॉ का, उसको मैं मेरे नजर से आपको दिखाऊं, सो दैट हमको जिस एरिया में जाना है वो एरिया हमें पता चले। जिस जंगल में जाना है उस जंगल के बारे में पहले मैप के ऊपर इंफॉर्मेशन लेना जरूरी होता है। अगर आप जंगल में जा रहे हो, किसी रास्ते पे जा रहे हो और आपके पास मैप नहीं है, तो देयर आर चांसेस कि आप बहुत जल्दी भटक जाओगे। और अगर आप बहुत जल्दी भटक जाओगे तो देर आर ऑल्सो अ चांसेस कि आप उस भटकावे में एक तो समय वेस्ट करोगे, नहीं तो मार्क्स वेस्ट करोगे। सो पहला हाफ ऑफ दिस लेक्चर इज डेडिकेटेड टू कि सिलेबस क्या है, नॉट ओनली चैप्टर्स क्या है, बट चैप्टर्स के वेटेज क्या है, और आपने क्या स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए अगले 1-2 महीने में, सो दैट आप पेपर अच्छे से दे पाओ और उसको अच्छे से लिख पाओ, सो दैट आप कॉन्फिडेंटली पेपर अपियर करके उसको पास कर पाओ। ये पहला। फिर उसके बाद में दूसरी चीज, मुझे आपको अगले 30-35 दिन तक लॉ पढ़ाने के लिए कुछ बेस की जरूरत पड़ेगी। देखो बेटा, जब कोई लंबी और ऊंची बिल्डिंग बनती है तो एक बेस, एक नींव बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आप 30-35 मंजिला बिल्डिंग बना रहे हो तो आपको नींव उतनी स्ट्रांग खोदनी पड़ेगी जमीन के अंदर। और जब तक आप नींव स्ट्रांग नहीं बनाओगे, देर आर क्वाइट अ चांस कि आपको समझ में कुछ नहीं आएगा और आपकी बिल्डिंग भी स्ट्रांग नहीं बनेगी। एंड दैट्स वाई इट इज वेरी नेसेसरी कि आज का लेक्चर, एक पहला हाफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू होगा पूरा का पूरा, और दूसरा हाफ बेसिक्स का होगा, बहुत ज्यादा बेसिक। जैसे लॉ कैसे पास करते हैं। बिकॉज देखो, आपके सिलेबस में नहीं कुछ तो भी बोला तो भी 4 लॉज हम पढ़ने वाले हैं, कंपनीज, फेमा, एलएलपीज, और साथ में जनरल क्लॉजेस एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट तो एक टॉपिक है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो आप 4 से 5 लॉ पढ़ने वाले और आपको यही नहीं पता लॉ पास करने का प्रोसेस क्या है या किस प्रकार से लॉ वर्क करता है, तो देर इज क्वाइट डिफिकल्टी कि ये बेस अगर नहीं बना तो आगे जाके आप प्रॉब्लम फेस करोगे। इज इट वेरी क्लियर? तो अब जो मैं बोल रहा हूं बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। इस क्लास का हर मिनट कीमती है, इसके अंदर कोई टाइम पास नहीं होगा। गाना वाना गाने को मेरे को बोलना भी मत, ठीक है। संडे को एक आध दिन मन हुआ और तुम अच्छे से पढ़े तो अपन सोचेंगे, अदरवाइज मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा एक ही इंटरेस्ट है, पहले तो क्लास लेना, क्लास के अंदर कंटेंट अच्छे से समझाना और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा देना, एक स्ट्रेटेजी देना लॉ कैसे पास करना है। सबसे पहली चीज, जब भी थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा मैं आपका, पर मैं आपको ओवरऑल स्ट्रेटेजी बोल दूं कि मैं करने क्या वाला हूं, ठीक है। जब भी आप लॉ जैसा सब्जेक्ट उठाते हो या लॉ जैसा सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, तो देयर इज क्वाइट अ चांस कि आप पढ़ते पढ़ते कुछ गलतियां करो और आपको समझ में ना आए कि आप क्या गलतियां कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं मेंशन कर दूं कि बेसिक आपकी लॉ के हिसाब से क्या गलतियां हो सकती है। तो बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। सी दिस।
एक सेकंड देना मुझे सिर्फ। इनका नहीं जरूरत है। सही। ओके लेट्स गो। माउस दे ले। ओके सो सबसे पहली चीज ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है इसके ऊपर मैं कमेंट करो, बहुत अच्छे से सुनिएगा बिकॉज अभी जो मैं बोल रहा हूं बहुत काम की चीज है। लाइव स्ट्रीम में जितने लोग आए हैं मोस्ट वेलकम। हम सीधा बेसिक स्ट्रेटेजी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, तो कृपया बने रहिएगा, ठीक है। लेट्स गो, बहुत अच्छे से सुनिएगा। आई एम कंपेयरिंग अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड आई एम कंपेयरिंग अ थ्योरी सब्जेक्ट। एज लॉ इज योर थ्योरी सब्जेक्ट, तो हमने इसको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए मैं इसका स्कोप बता रहा हूं। जब भी आप सबसे पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट समझते हैं सो दैट आपको आइडिया आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जब भी हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो 3 स्टेप्स में डिवाइड होता है, ठीक है। पहला स्टेप होता है कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट टीचर आपको पढ़ाते हैं, सभी अच्छे पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। सबसे पहले वो आपको पढ़ाते हैं कोई कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो और आप कंसोलिडेशन पढ़ रहे हो या अमलगमेशन पढ़ रहे हो, तो आपको पहले बताएंगे अमलगमेशन कैसा होता है, क्या होता है, एक्सेट्रा, इज इट। फिर उसके बाद में ये कंसेप्ट को वो कन्वर्ट करके देते हैं आपको एक फॉर्म्यूला में या फिर फॉर्मेट में। वो एक तो आपको एक फॉर्मूला दे देंगे, जैसे आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हो तो कॉस्टिंग पढ़ने के बाद में आप पूरा कंसेप्ट पढ़ोगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा कि फॉर्मूला है, या अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा कि भैया अमलगमेशन के अकाउंटिंग एंट्रीज इसी टेबल में करने हैं, ये बैलेंस शीट है, ये पीएनएल है, ये टेबल ड्रॉ करना है, ये वर्किंग नोट ड्रॉ करनी है, ऐसा फॉर्मेट मिल जाएगा, इज इट। और फिर उसी क्लास के अंदर इस फॉर्मूला और फॉर्मेट में आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हो, इज इट। आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। ये किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब क्लास में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की सिचुएशन का होता है लगभग 20 से 30% क्लास का जो समय है वो सिर्फ कंसेप्ट समझाने में जाता है। 10 से 20% समय लगभग फॉर्मूला या फॉर्मेट समझाने में जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 घंटे की आपकी क्लास है, लेट्स से, वैसे 200-300 घंटे की होती है पर मैं सिर्फ 100 घंटे ले रहा हूं, तो 20 से 30% मतलब 20-30 घंटे आपको फॉर्मूला समझाने में चला जाएगा, सॉरी कंसेप्ट समझाने में चला जाएगा पूरे सिलेबस के। 10 से 20% आपको फॉर्मेट समझाने में चला जाएगा कि ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मूला है, इस हिसाब से पढ़ो। और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग का बचा हुआ पूरा का पूरा समय होता है लगभग 70 से 80% पोर्शन आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग पे लगा देते हो। आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के क्लास में करते क्या हो, आप बेसिकली फॉर्मूला सीखते हो, कंसेप्ट सीखते हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग करना शुरू कर देते हो, इज इट, यस और नो, एवरीवन एग्रीज टू दिस। तो एक्चुअली देखा जाए तो आप एग्जाम में भी अल्टीमेटली क्या करते हो बच्चों, आप एग्जाम में भी तो यही करते हो ना, जो प्रॉब्लम आप क्लास में बैठ के सॉल्व कर रहे हो वही प्रॉब्लम आप एग्जाम में जाके सॉल्व करते हो। इसलिए आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद में एक सेपरेट प्रोसीजर या सेपरेट प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग। आपने क्लास में प्रैक्टिस कर लिया, उन्हीं में से मेन प्रॉब्लम को आपने हाईलाइट कर दिया, 4 स्टार 5 स्टार, वही प्रॉब्लम ले जाके आपने थोड़े से प्रैक्टिस कर लिया, आप एग्जाम चले गए, प्रोबेबिलिटी है कि आप पास भी हो जाओगे। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो स्टेप वाइज मार्किंग होता है तो चांसेस ज्यादा है पास होने के। बट द प्रॉब्लम विद द थ्योरी सब्जेक्ट, जो बच्चे देख नहीं पाते, जो बच्चे समझ नहीं पाते, वो ये है, थ्योरी सब्जेक्ट भी अगर मैं 3 पार्ट में ऐसे ही डिवाइड करूं, सबसे पहले कंसेप्ट्स, तो थ्योरी सब्जेक्ट के कंसेप्ट पढ़ाने में ही 70 से 80% समय चला जाएगा। अब लॉ के अंदर कंपनीज एक्ट में 148 सेक्शंस, साथ में फॉरेन कंपनी के 10 सेक्शंस, साथ में एलएलपी पूरा एक्ट, साथ में फेमा, साथ में जीसीए, साथ में इंटरप्रिटेशन, में ये सारे कंसेप्ट, मतलब 148 सेक्शन मतलब 148 कंसेप्ट।
प्लस 2020 अगर आप ऐड कर दो रफली, तो लगभग 200 सेक्शंस के कंसेप्ट मुझे आपको पढ़ाने हैं, सिर्फ कंसेप्ट्स। उसके एडिशन में मुझे आपको 3 लॉज पढ़ाने हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन। तो थ्योरी सब्जेक्ट का क्लास का 70 to 80% समय कंसेप्ट पे चला जाता है। ये कंसेप्ट एकदम रिवर्स इक्वेशन है। आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 10-20%, 20-30% कंसेप्ट पे दे रहे हो, थ्योरी सब्जेक्ट में 70 से 80% कंसेप्ट पे जाता है। उसके बाद में सिचुएशन क्या होता है, आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं होता। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, 148 सेक्शंस पढ़े, 40 सेक्शन फर्दर पढ़े, 200 सेक्शंस पढ़े, 3 चैप्टर्स पढ़े, क्या आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला डिराइव्ड है कि इतना ही पढ़ के जाना है तो मेरा काम हो जाएगा? तो कहीं आपको फॉर्मूला नजर नहीं आता, कोई फॉर्मेट आपको नजर नहीं आता, अल्टीमेटली प्रैक्टिस तो भगवान भरोसे रह जाती है। क्योंकि जब क्लास का 80% पोर्शन कंसेप्ट समझाने में चला गया, ज्यादा से ज्यादा मैं और क्या करूंगा आपके साथ, तो मैं 10-20% आपको भाई साहब बताऊंगा ये लिखना चाहिए। प्रैक्टिस कहां गई? दैट इज अ मेन प्रॉब्लम। एंड लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली एंड प्लीज डू अंडरस्टैंड वेरी सीरियसली, एक्चुअल मार्क इसके मिलते हैं। प्रैक्टिस डज नॉट मेक इट परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स इट परमानेंट। प्रैक्टिस किसी भी चीज को सिर्फ परफेक्ट नहीं करता, प्रैक्टिस उस चीज को परमानेंट करता है। और आपको मार्क्स आपके परमानेंट मेमोरी पे मिलते हैं, परमानेंट कंसेप्ट पे मिलते हैं, रादर देन आपने सिर्फ क्या एक आधी बार सुना है। और मैक्सिमम थ्योरी में बच्चे यही दिक्कत प्रोड्यूस खुद करते हैं, या यही गलती करते हैं कि वो सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के जाते हैं, ना उसका कोई फॉर्मूला डिराइव्ड है और ना ही उसका कोई प्रैक्टिस हुआ है। एंड व्हेन यू डू दिस, मुझे एक बात बताओ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में इतना सारा करते हो, ये भी कर लेते हो, इसलिए पास होने के चांसेस ज्यादा है। थ्योरी सब्जेक्ट में अगर आप ये करोगे ही नहीं, अल्टीमेटली पेपर राइटिंग तो दोनों का है ना बेटा, है ना। उल्टा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो स्टेप मार्किंग हो रहा है, थ्योरी में तो वो भी होने के चांसेस कम है। थ्योरी सब्जेक्ट में तो शगुन के 10-15 मार्क कट जाते हैं यार, शगुन के। पता नहीं क्यों कटे, उनको भी नहीं पता कि क्यों कटे, पर कटे जाते हैं। आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का स्कोर देखे होंगे 98, 99, 100। सीए फाइनल के एसएफएम में एआईआर 1 को 100 मार्क्स आए हैं, 100 में से 100। मेरे को तो ऐसा लगता है 6 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, लिखा होगा चेक एनी 5। समझ में आ रहा है आपको? पर मुझे आप ये बोल सकते हो छाती पे हाथ रख के कि अगर आपने 100 मार्क का पूरा पेपर सॉल्व किया थ्योरी का, तो आपको पूरे के पूरे 100 मिल सकते हैं? क्या आपको 90 भी पूरे मिल सकते हैं? 10 मार्क शगुन के कट्टे हैं। अब आप सोचो, जहां पे आपको आउट ऑफ आउट मिलने के चांसेस है, वहां आप प्रैक्टिस कर लेते हो, और जहां पे 10-15 मार्क शगुन के कट्टे हैं, वहां प्रैक्टिस कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और यही सबसे मेन एलिमेंट है जो बच्चे भूल जाते हैं। सो फर्स्ट थिंग, इन फर्स्ट 10 मिनट्स, मैं इस सब्जेक्ट में सिर्फ कंसेप्ट्स पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अब मैं ये बात कर लूं कि मैं आपको कहां तक लेके जा सकता हूं। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, दर्शन खरे डू नॉट हैव एनी मैजिक वॉन्ड। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं घुमाऊंगा और हो जाऊंगा। हाँ, पर यह जरूर है कि आप मेरे दिए हुए डायरेक्शंस पे चलोगे, डेली होमवर्क करोगे, डेली मैं जो बोल रहा हूं चीजें करोगे, आपके चांसेस बहुत बेहतर है पास होने के, बहुत ज्यादा बेहतर। अगर मैं जो बोल रहा हूं उन चीजों के ऊपर आप प्रॉपरली वर्क करोगे, उतनी प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि सी क्लास का अगर 70 to 80% पोर्शन मेरा सिर्फ कंसेप्ट पढ़ाने में जा रहा है, चलो अगले 10-20% में मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, पर प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना। थ्योरी सब्जेक्ट का ड्रॉबैक ये है कि प्रैक्टिस बच्चे को खुद को करना पड़ सकता है। और ये ऐसा नहीं सिर्फ फास्ट ट्रैक का, रेगुलर बैच का भी यही ड्रॉबैक है। फास्ट ट्रैक का तो मैं पहले ही दिन बोल दूं, देखो लेट मी बी वेरी फेयर विथ यू, जो चीज मैंने 210 घंटे में रेगुलर बैच में करवाई है, वो चीज आप चाहते हो मैं 90 से 100 घंटे में आपके साथ कराऊं और सेम लेवल का कॉन्फिडेंस दूं, तो कुछ मेहनत आपको घर पे भी करनी पड़ेगी। एम आई राइट? इज इट? तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर ली दर्शन सर की और हो गया। हो सकता है पहले 10 मिनट में आपको थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग फील हो, आई नो, पर मैं आपकी आंखें खोलने चाहता हूं, क्योंकि एक रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हमको जब आए कि ये मेरा हाल है, तो उसके ऊपर बढ़ा जा सकता है। अगर तुम्हें पता ही नहीं है तुम कितने पानी में हो, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं कि भाई समंदर कितना गहरा है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? सो प्लीज डू अंडरस्टैंड। अच्छा, ऐसा नहीं ये प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं आपको क्या सोल्यूशन दे रहा हूं, प्लीज डू अंडरस्टैंड। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट पर से मैं आपको AWPs बना दूंगा, आंसर राइटिंग पॉइंट्स पूरे बना के दे दूंगा। फॉर्मूला मैं आपको सिंपल बोलूं कितना क्रिस्प ये मैं कर सकता हूं। इंस्टीट्यूट के 750 पेजेस, मेरे रेगुलर बुक के 750 पेजेस, मेरे वाव बुक के 200 पेजेस। इंस्टीट्यूट के 750 पेजेस का मॉड्यूल है, 3 मॉड्यूल, यहां मेरे 200 पेजेस का
मेरा भी 750 पेजेस का रेगुलर मॉड्यूल है और 200 पेजेस का हमारा वाव बुक है। मैं आपको इतना क्रिस्प करवा के दे दूंगा आपको कि ये 32 पेजेस में पूरे के पूरे फॉर्मूलाज आपके हाथ में रहेंगे विथ एडिशन टू दिस। दिस इज अवर चार्ट बुक। इसके अंदर मैं क्लास में जो आंसर राइटिंग पॉइंट्स आपको लिखवा के दूंगा या बोलूंगा वो सब के सब इसके अंदर लिखे हुए होंगे, सारे के सारे। पर अब आप ये सोचोगे सर फिर तो मैं चार्ट बुक रट के चला जाऊंगा। इतना इजी होता तो कितने बच्चे पास होने चाहिए थे। लेट मी टेल यू द सेकेंड कंसेप्ट, ठीक है, कि क्या हमें करना चाहिए। क्योंकि इसी 32 पेजेस पढ़ के अगर रट के पास होना था तो इतना आसान नहीं होता था। अगर ये 32 पेजेस पढ़ के रट के अगर आप पास होते थे तो मेरी जरूरत ही नहीं थी, पहली बात, और नहीं भी पढ़नी चाहिए फ्रैंकली, ठीक है। मतलब अगर आप खुद ही पास हो सकते हो तो मैं कभी भी हैप्पी हूं। मैं मेरा एडमिशन ठोकने के लिए भाई तुमको दाव पे नहीं लगाऊंगा ना प्लीज। सो बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये 32 पेजेस पढ़ के भी रट के भी नहीं होगा, क्योंकि आपको आते हैं केस स्टडीज। 90% केस स्टडीज आते हैं। तो अगर आप 32 पेजेस रट भी लो तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और उसको लगाना बहुत मुश्किल है। इस बार का जनवरी 2025 एग्जाम का अगर आपने पेपर देखा होगा, मोर देन 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आर लगभग क्रॉस रेफरेंस के, कि ये सेक्शन को वो सेक्शन से रिलेट करो। पिछले 2 अटेम्प्ट से कंसिस्टेंटली चिल्ला रहे हो कि इंस्टीट्यूट ये करने वाला है। क्रॉस रेफरेंस क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के हॉट फेवरेट है। तो आपको रट के भी नहीं होगा। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, प्लीज डू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं, ये पूरे पेजेस को मैंने 50 पेजेस के अंदर, 32 पेजेस कंटेंट के हैं, एडिशनल नोट्स कि भैया सभी रिजोल्यूशन एक जगह पे, सभी सेक्शंस एक जगह पे, ये सारी चीजें मैंने की है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ चीजें आपके साथ करूंगा खुद। मैं ये ट्राई करूंगा कि लगभग हर सेक्शन के मेन सारे क्वेश्चंस जो हमारे क्वेश्चनर में दिए, हमारे क्वेश्चनर में 600 से 700 क्वेश्चंस दिए हैं, मेन हमारे सारे सेक्शन के, एवरी सिंगल सेक्शन के मेन सारे क्वेश्चन जो अभी तक इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं वो हम क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे और इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस मैं आपको डेली होमवर्क दूंगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप 35 लेक्चर्स भी दिन के 2 से 3 क्वेश्चन लिखते हो, पेसिमिस्टिकली 2 भी बोलो, तो भी 70 क्वेश्चन आप लिख लोगे। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? अगर आप खुद प्रोएक्टिव हो, एडिशनली ये सिर्फ 70 क्वेश्चन लिखे नहीं है, हम डिस्कशन में यहां पे 300 से 400 क्वेश्चंस कवर कर देंगे। सो इफ वी एक्ट प्रोएक्टिवली और तुम खुद थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करने के लिए रेडी हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास के साथ ही खत्म होंगे और अल्टीमेटली गेम तो क्वेश्चंस का ही है ना गाइस। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? जोर से बोले एक बार सुनो। तो ये चीज को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है कि अल्टीमेटली गेम मैं कितना भारी पढ़ाता हूं या फॉर्मूलाज क्या है उसके ऊपर नहीं है, अल्टीमेट गेम है प्रैक्टिस पे। पर ये प्रैक्टिस करने के लिए, ये AWP यूज करने के लिए, आंसर राइटिंग पॉइंट यूज करने के लिए हमें एक बहुत बड़े बेस की जरूरत पड़ती है। AWP इज अ बिल्डिंग। AWP के अगर मैं आपको बोलूं कि सेक्शन नंबर 8 के अंदर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में देयर आर 15 पॉइंट्स, पर वो 15 पॉइंट्स का लॉजिक क्या है, वो 15 पॉइंट्स का नॉलेज क्या है, वो 15 पॉइंट्स बनाने के पीछे बैकग्राउंड क्या है, इसके ऊपर हम कंसेप्ट्स का लगभग 70 to 80% पोर्शन डेडिकेट करेंगे। सो दीज 35 लेक्चर्स आर बेसिकली डिराइव्ड फॉर द पर्पस कि मैं आपको बेसिक बैकग्राउंड, बेसिक नॉलेज और लॉजिकल नींव इतनी अच्छी बना के दूं कि उसके ऊपर मैं कितने भी सारे आंसर राइटिंग पॉइंट माउंट करूं वो बहुत आसानी से आपके दिमाग में लग जाए। बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, इसके ऊपर भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि प्रैक्टिकली सारे पॉइंट याद रहेंगे। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, 148 सेक्शंस कंपनीज एक्ट के, प्लस 10 सेक्शंस लेट्स से फॉरेन कंपनी के, प्लस 20 सेक्शंस LLP के, लगभग कितने हो गए ये? 180 सेक्शंस प्लस 3 चैप्टर्स। 3 चैप्टर्स में ऑन एन एवरेज पर चैप्टर अगर हमने 10 कंसेप्ट भी पकड़े तो 30 कंसेप्ट बराबर है। टोटल 210 कंसेप्ट मल्टीप्लाइड बाय हर एक सेक्शन में मिनिमम 5 आंसर राइटिंग पॉइंट्स होंगे। बोलो हाँ या ना? 1000+ पॉइंट्स तुम्हें याद करने हैं। डू यू थिंक दैट की क्लास के अंदर ये रटा जा सकता है? एनीवेज छोड़ दो, एनीवेज ये अदर देन क्लास भी रटा जा सकता है करे। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि नींव इतनी बड़ी बनाओ और नॉलेज इतना प्योर लो कि ऑटोमेटिकली चीजें याद करने की जरूरत ही ना पड़े, वो दिमाग में छप जाए और सीधी याद आ जाए। ये मैं करने की कोशिश करूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द गेम प्लान? समझ आ रहा है? प्रोबेबली पहले 15-20 मिनट होंगे और आपको रियलाइज हो रहा होगा कि क्या करना चाहिए। इज इट? ये सुनो, लाइव स्ट्रीम में भी मुझे बताइएगा कि आर यू अंडरस्टैंडिंग जो अभी तक के मैंने गेम प्लान आपको बोला है, क्योंकि ये समझ में आया तो मैं अगली चीज के ऊपर जा सकता हूं। फटाफट कमेंट कीजिएगा कृपया।
दूसरी चीज, अब मैं जा रहा हूं सेकंड चीज पे, बहुत अच्छे से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। एज वी आर इन द फास्ट ट्रैक, रेगुलर बैच होती तो फर्स्ट डे में ये सारी चीजें नहीं बोलता, क्योंकि रेगुलर में कैसे फाउंडेशन से कवले कवले बच्चे आते हैं, हाँ, उनको पहली दिन ये बोलूँ तो है क्या चल रहा है, बट एज यू नो व्हाट इज लॉ और फास्ट ट्रैक में क्या होना चाहिए, इसलिए मैं आप सबको ये बोल सकता हूं। जब भी आप कोई थ्योरी पेपर ऑप्ट करो, भले ही लॉ हो, ऑडिट हो, अनलेस एंड अनटिल ऑडिट की कोई फैकल्टी और बेटर नहीं बोलती, थ्योरी सब्जेक्ट पास करने का सिंपल मूल मंत्र होता है 100 मार्क्स का पेपर लिखना, जिसमें से 75 मार्क्स आप जो लिख रहे हो वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एंड 25% मार्क्स जो है वो आपके सेमी कॉन्फिडेंस में हो सकते हैं। ये मैं आपको डे 1 पे बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगले 35 लेक्चर आपने इसी एंगल से पूरे लॉ को देखना है। सी, फास्ट ट्रैक बैच का कोई फायदा ही नहीं है अगर आप मार्क्स नहीं कमा पाए तो। इज इट? लेट कंक्लूड दिस, एज यू आर इन द फास्ट ट्रैक बैच, मेरे को ये पता चल रहा है कि आपको सिर्फ मार्क्स की भूख है। इज इट? हाँ, थोड़ी सी नॉलेज की होगी, वो मेरी जिम्मेदारी, पर मुझे ये पता है कि आप सबको पास होना है। इज इट? तो लेट्स मूव टुवर्ड इट। फेयर इनफ बात कर लेते स्ट्रेट अवे। ज्यादा मैं आपको ग्लोरीफाइड दुनिया दिखाऊंगा और बाद में जाके वही करेंगे, तो उससे अच्छा पहले से ही वही करते। सो 100 मार्क्स आपको चाहिए सॉल्व करने के लिए। पेपर में जाओ तो 100 मार्क का सॉल्विंग आपने करना ही है, आपको आए या ना आए। सर ना आए तो कैसे सॉल्व करें? बीकॉम जैसा, वहां आपका टैलेंट काम में आएगा। और आई नो यू आर वेरी टैलेंटेड कि तुम एक ही सेंटेंस को 4 अलग अलग तरीके से लिखते हो। द कंपनी शॉल फाइल विद आरओसी विद इन 30 डेज, द आरओसी शॉल गेट द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कंपनी विद इन 30 डेज। वो टैलेंट तो तुम्हारे अंदर है, पर इतना भी बेकार नहीं करना है। जस्ट अंडरस्टैंड, 100 मार्क का पेपर अगर आप सॉल्व करोगे तो 75 मार्क्स का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैंने लिखा है वो सब सही है। 25 मार्क का आपको डाउट होगा तो भी सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चे की गलती क्या करते हैं कि 100 मार्क में से जब उनको दिखता है ना कि 80 मार्क का मुझे आता है, तो 80 मार्क को ही परफेक्ट लिखने में जाते हैं। सबसे बड़ी तकलीफ थ्योरी पेपर में यही है। पूछो क्यों? ये 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स के लगभग आपके स्टैंडर्ड डिडक्शन में कटने वाले हैं। क्यों? थोड़ा सोचते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में इंस्टीट्यूट के पास एब्सोल्यूट आंसर है कि बैलेंस शीट ये पॉइंट पे टैली होगा, ये वैल्यू रहेगा। कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में इंस्टीट्यूट के पास आंसर है कि ये वैल्यू आना चाहिए। थ्योरी पेपर में कैन यू टेल मी कि ये क्वेश्चन का यही आंसर एग्जैक्ट होना चाहिए? कोई प्रोविजन एक ज्यादा लिखेगा, कोई कम लिखेगा, कोई एक्सप्लेनेशन ज्यादा लिखेगा, कम लिखेगा, कोई फैक्ट ऑफ द केस ज्यादा लिखेगा, कम लिखेगा। थ्योरी पेपर का एब्सोल्यूट आंसर हो ही नहीं सकता। मैं बोल रहा हूं सीए इंटर लॉ का टीचर पहले लेक्चर में, क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज थ्योरी इज सब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पर्सन ने थ्योरी के प्रोविजन के 2 पॉइंट लिखे, जरूरी नहीं है कि सामने वाला ये भी 2 ही पॉइंट लिखे, हो सकता है एक एडिशनल पॉइंट लिखे। जब आपको पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट कंपनी, तो हो सकता है ये प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन लिख के आए कि पूरी की पूरी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन लिखी, पर यह हो सकता है लिख के आए कि प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज अ डीम्ड पब्लिक कंपनी, और यह भी तो सही है। इसलिए थ्योरी पेपर का क्वेश्चन का कोई भी एब्सोल्यूट आंसर नहीं हो सकता, और इंस्टीट्यूट जो छापती है वो कॉपी पेस्ट करती है। पिछला मॉड्यूल उठाया, मॉड्यूल में से कॉपी पेस्ट कर लिया, और इस वजह से थ्योरी पेपर का आपका आंसर डिट्टो मैच होना प्रैक्टिकली ये एक्सपेक्ट करना ही बुरा है। और सिर्फ लॉ में नहीं, ये ऑडिट में भी होगा। कैन यू टेल मी, अगर आपने ऑडिट थोड़ा सा भी पढ़ा है तो कैन यू टेल मी कि आपने अगर ऑडिट पढ़ा है तो आपका आंसर जैसा का वैसा इंस्टीट्यूट को मैच होगा? लॉ में तो भी थोड़े बहुत चांसेस है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? इसीलिए इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से 15 से 20 मार्क आपके शगुन के कट्टे हैं। नाउ इमेजिन, अगर आपका 75 मार्क्स का कॉन्फिडेंस है, देखो 25 बहुत सिंपल गेम प्लान है। 25 पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं, इसमें से मुझे 5 से 10 ही चाहिए, और 75 मार्क्स का मुझे कॉन्फिडेंस है, तो कैन आई एक्सपेक्ट इसके अंदर मुझे 60% मार्क्स आने चाहिए? बोलो हाँ या ना। अगर मैं 75% का 60% कंसिडर करूं कि मुझे मार्क्स आने चाहिए, तो कैन आई से 40 मार्क? बोलो हाँ या ना। सिंपल इक्वेशन है, 40 मार्क कॉन्फिडेंस में से लेके आओ, 5 से 10 मार्क नॉन कॉन्फिडेंट चीजों से लेके आओ, आपका पेपर पास है एग्रीगेट के साथ। अब इसमें कॉन्फिडेंस में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका शेयर, अभी जैसे मैंने बोला ये 60% होना चाहिए, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस वाला एरिया आपका 70% है, तो आप लेके आओगे 45, आप चले जाओगे 55 के स्कोर के अबव। पर वही मैं ये क्यों बता रहा हूं, वही अगर आप 80 मार्क का पेपर सॉल्व करो, 80 मार्क में से अगर 60 मार्क्स आपके
कॉन्फिडेंट है, और लगभग 20 मार्क आपके नॉन कॉन्फिडेंट है, तो ये 20 में से आप लेके आओगे 2 से 5, और ये 60 में से अगर आप 60% कंसिडर करो तो 36 लेके आओगे। ये टोटल कितना जा रहा है? लगभग 40 भी क्रॉस नहीं कर पा रहा। यानी इसलिए इक्वेशन बहुत सिंपल है कि अगर लॉ या थ्योरी पेपर 100 मार्क का सॉल्व करोगे तो देयर आर चांस कि आप 50 के ऊपर जाओगे। हां, मैं ये मानता हूं कि आपके कई सारे सीनियर्स होंगे जिन्होंने बोला होगा मैं तो 80 मार्क्स का, मैं तो सिर्फ 75 मार्क्स का पेपर सॉल्व करके आया और मुझे 50, मुझे 55 या मुझे 60 मिल गए। बहुत सारे सीनियर्स ने बोला होगा। प्लीज टेल मी, ऐसे कितने लोग होंगे? और क्या आपको उनके पढ़ाई का पैटर्न पता है कि वो कितने परफेक्टली पढ़ते हैं? सो कभी भी अगर आपको हो सकता है, मैं मना नहीं करता, और मैं ये तो चाहता हूं कि आपके साथ भी हो, अगर आपका साथ ऐसा हो तो मैं तो ऑब्वियसली ये चाहूंगा कि आप 75 मार्क का पेपर सॉल्व करके आओ तो आपको 70 मिल जाए भाई, आपको 75 के 75 मिल जाए। ये होता है, पर उसके लिए आपका परफेक्शन कौन से लेवल का होना चाहिए? इज इट? सो प्लीज डू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी नेसेसरी। ये जो मैं आपको अभी पहले आधे घंटे में ये जो चीजें बोल रहा हूं, दिस इज हाउ इट शुड बी, दिस इज हाउ यू शुड टैकल अ सब्जेक्ट। मैंने एंड वाला गेम आपको पहले ही बोल दिया। अब आपकी जिम्मेदारी यह है कि अगले 35 लेक्चर में आपने इस एंगल से पूरे सब्जेक्ट को देखना है। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग? आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रहा है? चीजें कंक्लूड हो रही है दिमाग में, मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, सी ये मैप है। ये मैप पे अभी तुमको पता चल गया कि मेरे को ये मैप के एरिया में इतना रहना है, ये मैप के एरिया में इतना रहना है। अब मैं अगर आपको पढ़ाऊं कि चैप्टर्स क्या है तो आपको समझ में आएगा कि मेरा स्कोरिंग कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं। उसमें मैं भी हेल्प करूंगा कि भैया प्रैक्टिकल जिसका अच्छा है वो क्या कर सकता है, थ्योरी जिसका अच्छा है, जो रटने की ताकत अच्छी रखता है, ऐसे अलग अलग स्ट्रेटेजीज भी आपको बना के दूंगा। पर अब ये स्ट्रेटेजी मैं आपको तब तक नहीं दे सकता जब तक हम सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ते। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले एक बार सुनो। पर लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, ये पूरा अचीव करने के लिए, और ये पूरा अचीव करने के लिए हमें अगले 35 दिन मेहनत करनी है। इज इट वेरी क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? पक्का क्लियर है? दिमाग में बैठ गया है हमें क्या करना है? इज इट वेरी क्लियर? कंफर्म आगे बढ़ूं मैं? ओके, लाइव स्ट्रीम में भी कृपया मुझे बताइएगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है क्या? बाप रे, 200 लोग हैं, शानदार, जबरदस्त बेटा, मेहनत करनी है ताकत से। ओके, चलो बहुत बढ़िया। लाइव स्ट्रीम में बताइएगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, जो लोग जीडीपीडी में भी ये लेक्चर्स ले रहे हो उनको भी हर हर महादेव। और मैं जीडीपीडी वालों को सबको मेंशन कर दूं, 1 मिनट भी स्किप नहीं करना। और वो जो तुम 1.5x 2x 3x लगाते हो, x लगाना बंद करो। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता, 2 घंटे का लेक्चर 1.5x की स्पीड पे देखते हैं, वो भी 3 घंटे में खत्म कैसे होता है? ठीक है, तो एक्स लगाना बंद करो और ईमानदारी से, क्योंकि वैसे भी स्पीड इसका मॉडरेट रहेगा एज इट इज अ फास्ट ट्रैक बैच। हाँ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पे मैं स्लो जाऊंगा, पर ध्यान आपने पूरे लेक्चर्स पे देना चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ू, चलेगा पक्का? लेट्स मूव टू सिलेबस। अब ये इतना सारा मैंने बोल दिया, 100 मार्क, 75 मार्क, 25 मार्क एक्सेट्रा, समझ में तो आए कि 75 25 लाए कहां से? ठीक है, और जहां तक मैं गलत नहीं हूं, सबको सिलेबस तो पता होगा, थोड़ा बहुत नहीं पता होगा तो अभी पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, फोकस कीजिएगा, डबल ट्रिपल, तो जाके समझ में आएगा। लेट्स गो। सबसे पहले सीआई मॉड्यूल सिलेबस। सीरियस आ जाइए बोर्ड के ऊपर। सबसे पहली चीज, इसके भी पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। दिस फास्ट ट्रैक लेक्चर नंबर 1। ओके, सबसे पहले थोड़ा सा हाईलाइट दे दूं क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। जनवरी 2025 का पेपर है। आई होप सो आप में से किसी ने ये दिखाना हो, बिकॉज एक ही बार देना है, पास करना है, और अगर देखा है कोई दिक्कत नहीं, आने वाले एग्जाम में पास होना है। ठीक है, सबसे पहले 6 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर लगभग 12 से 15 पेजेस का ऑन एन एवरेज होता है, जिसमें से केस स्टडी 1-2 पेजेस की होती है, सो दैट आपका पढ़ने का समय ही वो बर्बाद कर दे। ठीक है,
पर मैं केस स्टडी भी कैसे टैकल करना है वो मेंशन करूंगा। इस बार जैन एग्जाम के पहले भी मैंने ये स्ट्रेटेजी दिया था। हालांकि आपके साथ केस स्टडीज भी मैं डिस्कस करूंगा आपके एग्जाम तक के, लगभग 8 से 10 केस स्टडीज ड्यूरिंग द बैच या आफ्टर द बैच ऑन द यूट्यूब में डिस्कस करूंगा, डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि बैच का समय भी एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। इज इट? अब अगर आप देखोगे तो ये इंस्ट्रक्शंस दिए सारे के सारे, ये आपने पढ़ना। क्वेश्चंस किस प्रकार से अपीयर करने हैं, तो ये 70 मार्क्स के क्वेश्चंस का पूरा ब्यौरा है, क्योंकि 30 मार्क्स ऑब्जेक्टिव बेस्ड केस स्टडीज आते हैं, तो उसका डिस्कशन अलग से होगा। लगभग आपके 6 क्वेश्चंस आते हैं। 6 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन 1 हमेशा कंपलसरी होता है। इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन 1 में वो कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपको लिखना ही पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, जो चीजें आप ऑप्शन में छोड़ के जाओगे वही आपको यहां पे दिखेगी, क्योंकि वो पता है, इंस्टीट्यूट को पता है। इमेजिन आप तो सीए इंटर लॉ पहली बार दे रहे हो, इंस्टीट्यूट तो पिछले 75 साल से पेपर ले रहा है, तो डोंट यू थिंक सो तो उनको तुम्हारी मेंटालिटी पता होगी। तुम छोड़ के गए जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, नो सरप्राइज, सबसे पहले क्वेश्चन में वही होगा, और फिर देखते से ही आप दिल से गया क्वेश्चन 1। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? ये ना हो इसलिए प्रिपरेशन अलग से करना पड़ेगा। दूसरा, बचे हुए 5 क्वेश्चन में से आपको कितने सॉल्व करने बोले, एक बार उसे 4 क्वेश्चन। अभी मैं पढ़ सकता था, पर आपको पढ़ के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा पेपर का ओवरव्यू फिलहाल दे दूं, ठीक है? दिस इज हाउ द पेपर लुक्स लाइक। पढ़ने में आपको बहुत सारा समय जाएगा। ओवरऑल पेपर अपीयर करने की स्ट्रेटेजी जब हम डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको पेपर कैसे टैकल करना है वो भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको पेपर के दर्शन करवा दिए, सो दैट यू शुड नो कि भैया क्या हो सकता है। नाउ लेट्स मूव बैक टू अवर सिलेबस। यह है इंस्टीट्यूट का सिलेबस और मार्क्स वेटेज के साथ। बहुत सारे बच्चों ने इसको पहले देखा होगा, बट लेट मी डिस्कस इट वन मोर टाइम। अगर आप आपका सिलेबस देखो तो कॉर्पोरेट अदर लॉ 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला पोर्शन आता है कॉर्पोरेट लॉ, जो है 70 मार्क्स का। कॉर्पोरेट लॉ को बहुत सारे बच्चे गलती से मान लेते हैं ये सिर्फ कंपनीज एक्ट है। लेट मी डिस्कस विथ यू, थोड़ा सा आपको ये ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू भी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब सीए फाइनल पे जाओगे, एसपीओएम अगर अपीयर करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेट लॉ में क्या आता है। कॉर्पोरेट लॉ वर्ड का बहुत सिंपल मतलब होता है एनी लॉ विच इज रिगार्डिंग कंपनीज। कंपनीज के रिगार्डिंग अगर कोई भी लॉ है, या बॉडी कॉर्पोरेट के रिगार्डिंग कोई भी लॉ है, उसको कॉर्पोरेट लॉ कहा जा सकता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी कॉर्पोरेट? तो बॉडी कॉर्पोरेट इज एक्चुअली डिफाइंड इन 2 सबसेक्शन नंबर 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट। और 211 कहता है बॉडी कॉर्पोरेट में 4 चीजें आती है। कंपनीज, ठीक है, कॉर्पोरेशंस, थर्ड फॉरेन कंपनीज या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी काउंट किया जाता है, फोर्थ या फिर एलएलपी भी काउंट किया जाता है थर्ड में, एंड फोर्थ आता है गवर्नमेंट बॉडीज। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट इज अ कॉर्पोरेट लॉ। जैसे आईसीआई इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, आईसीएसआई इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड आईसीएसआई एक्ट इज अ कॉर्पोरेट लॉ। LLP is a body corporate and Limited Liability Partnership Act 2008 is a corporate law. Every law which is regarding the body corporate is a corporate law. तो बॉडी कॉर्पोरेट टर्म बहुत बड़ा है, इसलिए कॉर्पोरेट लॉ भी बहुत बड़ा टर्म है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 is also a corporate law. Securities Contract Regulation Act 1956 is also corporate law. Any law which is regarding the corporates, companies, institutions, corporations, LLPs एंड फॉरेन कंपनीज, इसके रिगार्डिंग कोई भी लॉ है तो वो कॉर्पोरेट लॉ है। खुदा का शुक्र ये है कि इसमें से सिर्फ 2 ही लॉज बॉडी कॉर्पोरेट में आपके सिलेबस में है। एक है कंपनीज एक्ट 2013 और दूसरा है एलएलपी एक्ट 2008। इज इट वेरी क्लियर? सो बहुत सारे बॉडी को, अब देखो सेबी वगैरह भी कॉर्पोरेट लॉ है, पर आपको सीए इंटर में नहीं, वो सीए फाइनल लेवल पे आएगा एसपीओएम में। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? ये चीज को आपने याद रखना। अब कंपनीज एक्ट में लगभग उन्होंने 3 सेक्शंस किए हैं वेटेज के हिसाब से। पहला सेक्शन जो है वो है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन वाला, कंपनी बनाना। दूसरा है कंपनी के मैनेजमेंट वाला, और तीसरा है मिसलेनियस टॉपिक्स। ये 3 सेक्शन आपको आएंगे। दैट इज इनकॉर्पोरेशन वाला फर्स्ट सेक्शन, दूसरा मैनेजमेंट वाला, और तीसरा मिसलेनियस। लगभग आप ऐसा समझ लो कि एलएलपी के 10 से 15 मार्क अगर छोड़ दिए तो लगभग 70, देखो 70 में से एलएलपी के 10 से 15 हो गए, खत्म। तो लगभग अगर आप कंसीडर करो तो 55 से 60 मार्क ये 3 ग्रुप्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब इनकॉर्पोरेशन में 14 से 20 मार्क है, आपके मैनेजमेंट में 14 से 20 मार्क है, और आपके मिसलेनियस में थोड़े से ज्यादा मार्क आते हैं 25 से 30, क्योंकि उसके अंदर चैप्टर्स थोड़े से ज्यादा रिलेवेंट है और उसके अंदर प्रैक्टिकलिटी ज्यादा है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? अब इसमें से इनकॉर्पोरेशन में कौन कौन से चैप्टर्स है, एक एक मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा। प्रिलिमिनरी, जिसको हम कहते हैं डेफिनेशंस, जिसके अंदर प्राइवेट पब्लिक कंपनी के डेफिनेशंस वगैरह दिए हैं।
ये होता है नॉर्मली सेक्शन नंबर 1 एंड 2 में। दूसरा होता है फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन 3 से लेके 22। तीसरा होता है प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर सेक्शन 23 से लेके 42। चौथा है शेयर कैपिटल डिवेंचर 43 से लेके 72। ये 4 चैप्टर लगभग आपको 14 से 20 मार्क के लिए आएंगे। देन देयर इज अ मैनेजमेंट जिसके अंदर आता है डिपॉजिट 73 से लेके 76 ए, चार्जेस ऑन असेट दैट इज 77 से लेके 87, एंड मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो बिगेस्ट चैप्टर है 88 से लेके 122, जो लगभग अगेन 14 से 20 मार्क के लिए आएगा। डिविडेंड 123 से लेके 127, अकाउंट्स 128 से लेके 138, एंड ऑडिट 139 से लेके लास्ट सेक्शन जो है 148, फॉरेन कंपनी अलग थलग 379 से लेके 393 में कवर किया जाएगा। एलएलपी में नंबर ऑफ सेक्शन 40-50 है, पर पूरे के पूरे आपको एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज फाउंडेशन लेवल पे कुछ एलएलपी आपका हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम अदर लॉज में जाए तो आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 10 से 12 मार्क के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंसेप्चुअल। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मेरे साथ में अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप ये पूरे 10 से 12 मार्क ले सकते हो। मैं बाकी किसी चैप्टर के केस में पूरा नहीं कह सकता, पर मैं कुछ चैप्टर आपको ऐसे बोलूंगा जिसमें आप जितना अपियर करोगे सारे के सारे मार्क्स आ सकते हैं। एंड फेमा इज वन ऑफ देम। ये स्कोरिंग एलएलपी इज ऑल्सो वन ऑफ देम। अगर आप एलएलपी भी अच्छे से प्रिपेयर करके गए तो आपको 10 से 15 मार्क जितने के लिए भी पूछा है सारे मिल सकते हैं। तो जब मैं आपको स्ट्रेटेजी बोलूंगा तो आपको मैं मेंशन करूंगा कि कौन कौन से चैप्टर करके ही जाने जो पूरे मार्क्स दे सकते हैं। देन देयर इज 2 खतरनाक वाले टॉपिक जिससे सबकी फटती है, क्योंकि कितना भी पढ़ो कुछ कर नहीं सकते। वन इज जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, भगवान जानी इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस में इसको क्यों रखा है। और दूसरा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट 8 से 10 मार्क के लिए, और उसमें भी जीसीए को सबसे ज्यादा वेटेज देकर रखा है 12 से 15 मार्क अदर लॉज का। मतलब ऐसा समझ लो कि आपको ये जनरल क्लॉजेस एक्ट 30 मार्क का अगर अदर लॉ है तो 15 मार्क के लिए वो जीसीए पूछ सकते हैं, जिसके अंदर डेफिनेशन क्या पूछेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, लैंड क्या है, मेल क्या है, जेंडर क्या है, फीमेल क्या है, डिस्टेंस क्या है, ये चीजें। एंड दैट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? ये है आपका टोटल सिलेबस जिसको आपने देखना चाहिए। नाउ सिलेबस अगर मैं आपको बोल रहा हूं तो साथ में मैं ये भी मेंशन कर दूं कि लेक्चर किस हिसाब से होंगे। सबसे पहली बात, हम या मैं लाइन से पढ़ाना, मतलब पढ़ा तो सकता हूं, बहुत इजी है लाइन से पढ़ाना कि सेक्शन 1 से शुरू किया दन 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 148, बट उससे फायदा होगा नहीं। जिस तरीके से इंस्टीट्यूट 2-3 सेक्शन मिलकर सवाल पूछती है आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां से सवाल आया। इसलिए मैं शुरू तो एक सेक्शन से करूंगा, बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, मुझे खुद को नहीं पता मैं कितने सेक्शंस में लैंड अप होऊंगा। लॉ इज अ स्पाइडर वेब। आप अगर अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम की बात कर रहे हो और अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज की बात कर रहे हो तो सेक्शन 13 को सेक्शन 61 के बगैर पढ़ना पाप है। अगर आप वोटिंग राइट की बात कर रहे हो सेक्शन नंबर 47 में और रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग 106 की बात नहीं कर रहे हो तो यह पाप है। और इसी प्रकार से इंस्टीट्यूट सवाल पूछती है। हां, एंड में चैप्टर होने के बाद सारा टैली करवाने का जिम्मेदारी मेरा। आपको ऐसा लगेगा कि ये सर चीजें स्पाइडर वेब में, पर ये भी उतनी ही अच्छी बात है कि कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांगली समझ में आएगी, क्योंकि 2-3 सेक्शन कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। एंड में उसको टैली करवाने का काम मेरा है। इसी के साथ मैं आपको इसलिए ये बोल दूं, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा पढ़ते वक्त भी पढ़ाने के बाद भी रहेगा कंटेंट, बिकॉज यही वो चीज है जिससे आप पास होंगे। कंटेंट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। कुछ भी कर लो, इससे हटना नहीं है। कंटेंट इज द मेन थिंग। मेरा सेकंड प्रायोरिटी रहेगा स्ट्रक्चर, कि आपको स्ट्रक्चर वाइज लॉ कैसे याद है, जिसके अंदर हम सेक्शन नंबर्स याद करेंगे, चैप्टर्स याद करेंगे, जिससे आपका लॉ के ऊपर होल्ड आएगा, तगड़ा ग्रिप आएगा, कमांड आएगा। आप किसी भी सेक्शन में खुद भी घूम पाओगे। आफ्टर दिस 35 लेक्चर यू कैन पिक अप एनी सेक्शन एंड यू कैन वेंट अक्रॉस एनी सेक्शन, दैट्स माय प्रॉमिस। एंड तीसरा हमारा प्रायोरिटी रहेगा, दैट इज प्रायोरिटी नंबर 3, जो रहेगा हमारा ई फॉर्म्स। और इंस्टीट्यूट आजकल ऑब्जेक्टिव में ई फॉर्म स्ट्रेट अवे पूछती है, बिना कोई शर्म हया रखे। अगर आप सोचो तो 148 सेक्शंस प्लस 10 सेक्शंस याद करना, एंड साथ साथ में इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन एन एवरेज पर चैप्टर अगर मैंने 5 ई फॉर्म भी काउंट किए तो लगभग 70 से 80 ई फॉर्म्स आपके हैं। पर इसमें डरने की जरूरत नहीं, ये आपके टंग पे होंगे। टिल वी गेट ओवर विद द बैच दिस विल बी ऑन योर टंग, ये मेरा जिम्मेदारी है। हां, पर एक चीज मैं आपको मेंशन करूं, बहुत सारे बच्चे ये बोलते भी और आपने सुना भी होगा, दर्शन सर सेक्शन याद करवा देंगे, दर्शन सर ई फॉर्म याद करवा देंगे, बट प्लीज डू लिसन वेरी क्लियरली। मेरा पहला प्रायोरिटी कंटेंट है। अगर एक आधी बार आप सेक्शन भूल गए, ई फॉर्म भूल गए, मेरे को चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पर ये नहीं भूलना है।
ये आपको याद करना ही है। सिर्फ ई फॉर्म और सेक्शन नंबर्स उसको और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो एक बार सुनो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेक्चर किस हिसाब से लिए जाएंगे वो मैं आपको मेंशन कर दूं, बहुत अच्छे से सुनिएगा। इस पूरे सिलेबस में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको रेगुलर बैच में पढ़ाने के बावजूद भी बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आता, जैसे जनरल क्लॉजेस एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, डिपॉजिट एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। रेगुलर बैच के अंदर मैंने इसके ऊपर हर एक टॉपिक पे लगभग 3+ लेक्चर्स लिए हैं, एक्सेप्ट फॉर एलएलपी, क्योंकि एलएलपी कंपनीज एक्ट जैसा ही है तो उसके अंदर कम लेक्चर लगते हैं। बट फिर भी बच्चों की फट्टी है, और इसमें मेरी गलती एज सच नहीं है, ना ही तुम्हारी गलती है, वो टॉपिक्स ही ऐसे है। जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में अगर मैं आपको बोलूं 10 टॉपिक है तो उसमें से हर एक टॉपिक के अंदर 2 केस लॉज और 3 लैटिन मैक्सिमास है। लैटिन, यहां इंग्लिश के वांदे अपने, 3 लैटिन मैक्सिमा, अट्रेस मैजियस वैलियट कॉम पारते। एक बार एक एंगल से सुनो लगता है उठ रहे मंगेश वैद काम पढ़ते। तो दीज आर द लैटिन मैक्सिमा, और इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि आप ये एग्जाम में लिखो विद ऑल दीज 3 केस लॉज। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको फास्ट ट्रैक में फास्ट किया ही नहीं जा सकता, और अगर मैं करूंगा भी तो गलत हो जाएगा, ना ही आपको याद रहेगा, कॉन्फिडेंस ढपेगा ऊपर से। एंड लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, जिस दिन ये लेक्चर लूंगा उसके दूसरे दिन आप एक तो एब्सेंट रहोगे, नहीं तो चैप्टर ऑप्शन में छोड़ दोगे। एंड मैंने आपको पहले ही बोला क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, तो क्या आपको लगता है आपने कुछ ऑप्शन में छोड़ना चाहिए? इसीलिए कुछ टॉपिक के रेगुलर लेक्चर्स मैं आपको दूंगा, ये मैं डे 1 पे ही बोल रहा हूं, जस्ट कि आप सेफ रहो। इंटरप्रिटेशन, जीसीए, डिपॉजिट, एलएलपी, ठीक है? इंटरप्रिटेशन, जीसीए, डिपॉजिट, एलएलपी, आपको इनके रेगुलर लेक्चर ही करने हैं। डिपॉजिट की डेफिनेशन 1.5 घंटा चलती है, अगर आप समझने में आ जाओ तो और याद करने पे आ जाओ तो 1.5 घंटा, और डिपॉजिट के डेफिनेशन पे ही सबसे ज्यादा सवाल पूछे, 12 से 15 पॉइंट सिर्फ डिपॉजिट के डेफिनेशन में है, और इसके साथ इंजस्टिस नहीं हो सकता। हां, अब मैं रेगुलर लेक्चर्स क्यों दे रहा हूं इसके? स्लो को फास्ट किया जा सकता है, पर फास्ट अगर ऑलरेडी दे दूं तो उसको स्लो नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फास्ट ट्रैक में आपको पढ़ा दिया इंटरप्रिटेशन और आपकी लग गई, तो आप 1x का 0.5x नहीं कर सकते। पर अगर मैंने आपको रेगुलर लेक्चर दिया तो आप उसको 1.5x पे देख सकते हो, अगर आपको जल्दी समझ में आ रहा है तो इससे समय कहां बचाना ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। अब सवाल यह है, ये टॉपिक मैं रेगुलर के दूंगा तो कब दूंगा? ये भी मैं पहले ही दिन बोल दूं, जिस दिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद एब्सेंट रहूंगा या अगले 1-2 दिन में नहीं हूं ड्यूरिंग द बैच, उस वक्त ही मैं इसको प्लेस करूंगा, सो दैट आपका समय वेस्ट ना हो। इज इट वेरी क्लियर? और अगर मैं पूरी बैच रेगुलरली लेता हूं तो सबसे एंड में मैं ये टॉपिक आपको दे दूंगा, सो दैट यू विल बी फ्री, और आप जब चाहो उसको देखो, पर उसको देखना है इसलिए रेगुलर लेक्चर। आप बोलोगे तो यहां पे लाइव स्ट्रीम में प्ले कर दूंगा, आप बोलोगे तो यहीं पे बैठ के दिखा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इन टॉपिक्स के क्वेरीज भी मैं आंसर करूंगा, ये सारी चीजें भी मैं एंटरटेन करूंगा। पर बात समझने की कोशिश करना, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो रेगुलर में पढ़ने के बाद भी डाउट आएगा। जब आपको रेगुलर लेक्चर देखोगे आपको समझ में आ जाएगा दर्शन सर ने इसका रेगुलर क्यों दिया था। इज इट वेरी क्लियर गाइस? सबको समझ में आ रहा है पक्का? जोर से बोले एक बार सुनो। ये छोड़ के टोटल 16-17 टॉपिक में से 12 टॉपिक मैं खुद यहां पे आके साक्षात पढ़ाऊंगा। इज इट वेरी क्लियर? सबको समझ में आया पक्का? जोर से बोले एक बार सुनो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एट द एंड इतना सारा करना है 90 से 100 घंटे में या 80 से 90 घंटे में, और मैं देना चाहता हूं आपको 100% कंटेंट जो मैंने रेगुलर बैच में दिया, तो कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो हम कहां कॉम्प्रोमाइज करेंगे? हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे क्लास में राइटिंग से। नॉर्मली रेगुलर बैच में जो क्लास में मैं पढ़ाता हूं उसको क्लास के अंदर ही लिखने के लिए समय देता हूं, पर यहां हमारे पास वही एक चीज है जो नहीं है। क्या क्या नहीं है? समय। इसलिए आपको एक मेहनत एडिशनल करनी पड़ेगी। हाँ, पर ये इजी भी रहेगा। जितना मैं क्लास में राइटिंग दूंगा उसके सबके स्क्रीनशॉट्स मैं उठाऊंगा, एक फोल्डर बनाऊंगा हर एक लेक्चर का, और आपके गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दूंगा, जहां आपके लेक्चर के बैकअप अपलोड रहेंगे। जहां आपके लेक्चर के बैकअप है उसी के बाजू में आपको स्क्रीनशॉट्स का फोल्डर मिलेगा। उन फोल्डर के अंदर आपको सारे स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे। घर जाके आपने लिखना है, ठीक है? कभी अगर आपको लगता है नहीं लिख सकते, ठीक है, इट्स ओके, पर होमवर्क डेली करना है।
ठीक है, वो फोल्डर में अगर स्क्रीनशॉट वैसे ही पड़े रहे मेरे को दिक्कत नहीं है, पर आपको क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। एक आध दिन आपके पास आधा एक घंटा बाकी है और आपके पास एक जगह स्क्रीनशॉट्स लिखने हैं क्लास के अंदर जो मैंने दिए वो, और एक जगह क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है, तो प्रायोरिटी क्या रहेगा बोलो एक बार, क्वेश्चन आंसर। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो एक बार सुनो, ये चीज को याद रखिएगा। यहां तक सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? पक्का कोई क्वेरी है तो पूछ लो पहले। ओके अब लाइव स्ट्रीम में अगर किसी का कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लो, मैं अभी के अभी सॉल्व कर दूं, जस्ट 1 सेकंड। मैं एक बार लाइव की क्वेरीज एंटरटेन कर दूं, तब तक के एक काम कीजिएगा छोटा सा, एटलीस्ट सिलेबस लिख लीजिए ये। ठीक है, डे 1 है, आपको स्ट्रक्चर पता रहना चाहिए क्या क्या है, सो जस्ट राइट दिस डाउन फटाफट फटाफट एकदम फास्ट। हैंड राइटिंग इधर उधर गई चलता, ठीक है, पर पूरा फास्ट लिखना है इसको। आज पहला डे है, दैट्स वाई थोड़ा सा लिखवा रहा हूं, सो दैट मैं लाइव के क्वेरीज एंटरटेन कर पाऊं। बुक्स डिलीवर होने तक होमवर्क कैसे करें? डेली होमवर्क मैं आपको यहाँ पे बोर्ड के ऊपर दिखाऊंगा, आपने उसके फोटोज निकाल लेने हैं बेटा। क्या क्या होमवर्क रहेगा वो डेली मैं आपको दिखाऊंगा, आपने फोटोज निकाल लेने हैं। दूसरा, कमेंट इग्नोर मत करो, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो कमेंट नहीं पढ़ सकता ना बेटा, तो जब मेरा पढ़ाना हो जाएगा आफ्टर एवरी कंसेप्ट मैं आपके सारे के सारे कमेंट्स और क्वेरीज सॉल्व कर दूंगा, डोंट वरी। ये बैच कब तक खत्म हो जाएगी? बैच खत्म होगी आपकी फेब एंड तक के। थैंक यू सो मच बेटा आर्या। क्लास टाइमिंग, हाँ क्लास टाइमिंग के बारे में बोल दूं, अभी आपका क्लास टाइमिंग 11 बजे से शुरू हो रहा है। आपको चलेगा मंडे से अगर हम इसको थोड़ा प्रीपोन करें, तो मेरे पास समय थोड़ा ज्यादा मिलेगा। आई एम थिंकिंग अबाउट 1 घंटा में प्रीपोन करें, 10 से लेके 12:15 तक ले लूं, पर आपका लंच ब्रेक उतना बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं विजय सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा पीछे आ जाए, बिकॉज वो भी बोल रहे थे उनको थोड़ा ज्यादा समय चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? तो दोनों हम एडजस्ट कर लेंगे, आपका समय बर्बाद नहीं होगा, डोंट वरी। ठीक है सर, मैंने बुक्स लिए थे, आपने लेक्चर रिमूव कर दिए। जिन जिन लोगों ने बुक्स लिए हैं मैं मेंशन कर दूं, फास्ट ट्रैक के बुक्स जिन्होंने लिए हैं, आप सेल्स टीम को कॉल कर दीजिए, आपने जितना बुक्स का कॉस्ट वगैरह पे किया है आपको सेल्स टीम उतने अमाउंट का डिस्काउंट दे देगा, डोंट वरी। आपने ऑलरेडी पे किया है तो भाई उतना ऑब्वियसली हम डबल सेम चीज के लिए प्राइस नहीं लेंगे। ऐप पे लाइव शो होगा, शुरू होगा आफ्टर 3 लेक्चर्स बेटा। यूट्यूब पे 3 लेक्चर्स होंगे। जैसे मैंने मेंशन किया, ऐप पे लाइव 3 लेक्चर्स के बाद शुरू होगा। आई नीड लाइव ऑल रेगुलर लेक्चर्स ऑफ फेमा। ओके, मैं ये भी मेंशन कर दूं, थोड़ा ध्यान देना, फेमा तो मैं आपको फास्ट ट्रैक में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, साथ में मैं एक और एडिशनल चीज कर दूंगा, फेमा के रेगुलर लेक्चर्स का भी बैकअप दे दूंगा। सो इनकेस अगर आपको फास्ट ट्रैक से फेमा का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो आप रेगुलर लेक्चर भी देख सकते हो, मतलब मैं फेमा पढ़ाने वाला हूं इस बैच के अंदर, पर रेगुलर लेक्चर एडिशनली आपको मिलेंगे। ठीक है, सो दैट आपको अगर ऐसा लगे कि मेरे को फेमा नहीं समझ में आ रहा, मेरी डिटेल में पढ़ना चाहिए, तो यू कैन रेफर दैट। बुक डिस्पैच जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हो उसी दिन या नेक्स्ट डे बुक डिस्पैच हो जाती है। आपके एरिया के ऊपर डिपेंडिंग 7 दिन लगभग लगते हैं पहुंचने के लिए, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। आपने इसके पहले कोई भी फास्ट ट्रैक बुक्स परचेस किए हैं और आपके पास उसकी वैलिड रिसीट है, तो आप सेल्स टीम को कॉल कीजिए, उनको रिसीट दिखाइए, दे विल गिव यू डिस्काउंट। ऑलरेडी अगर आपने रेगुलर बैच लिया है और रेगुलर बुक सेट आपके पास है तो आपको नया बुक सेट परचेस करने की जरूरत नहीं है, जो भी अमेंडमेंट है आई विल गिव यू सेपरेटली, डोंट वरी। पीडीएफ बना के मैं आपको सेपरेट अमेंडमेंट दे दूंगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स को हम दोबारा रिलीज नहीं कर सकते विजय ठाकुर, वेरी सॉरी बेटा।
वाओ बुक सफिशिएंट फॉर रिवीजन, अगर आपका रेगुलर लेक्चर्स पूरा अच्छे से देख के हुआ है और आपका लॉ का प्रिपरेशन अच्छे से हुआ है तो वाओ बुक रिवीजन के लिए काम में आएगी। सिर्फ वाओ बुक के भरोसे पे कहीं पे जाओगे तो चांसेस बहुत मुश्किल है बेटा, वो रिवीजन बुक है, रेगुलर बुक नहीं। आपने अगर लेक्चर्स परचेस किए हैं प्रीतम तो आप सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए, वो आपको इंस्टॉलेशन मोबाइल फोन के अंदर बताएगा। चलो ये लिखना हो गया, ड्रैग करो नीचे, साइड बाय साइड दोनों लिख लो। हाँ टेक्निकल टीम कांटेक्ट नहीं करती तो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आपका नंबर ड्रॉप कीजिए, मैं कॉल करवाता हूँ आपको, डोंट वरी। रचना, और साथ में नाम डालिएगा कि कौन सा नंबर पे कांटेक्ट किया, तो उनको थोड़ा सा पेनल्टी भी लगाएंगे अपन, डोंट वरी। प्रीतम ऑलरेडी मैंने आंसर दे दिया है, सपोर्ट टीम को कॉल करो, दे विल हेल्प यू। चलेगा बेटा गौरव जैन, नॉट अ प्रॉब्लम, आपके पास सारे बुक अपडेटेड आएंगे अगर आपने पूरा फास्ट ट्रैक लिया है तो, एंड दैट इज बेटर, क्योंकि नवंबर 23 से बहुत सारे चेंजेस हुए अभी तक। चलो डन एवरीबॉडी, बच्चों बोलो हाँ है ना। मैं लाइव स्ट्रीम के क्वेरीज थोड़े से हॉल्ट पे डाल रहा हूँ क्योंकि कंटेंट मेन है, उसकी तरफ हम पहले बढ़ते हैं। चलो सभी सारे बेसिक्स मैंने कंप्लीट कर दिए, एक बार मैं वापस से बोल दूं मैंने अभी तक क्या क्या मेंशन किया। पहली चीज कि भैया पूरे कंसेप्ट्स और क्लास के अंदर आंसर राइटिंग पॉइंट मैं आपको दूंगा, इवन क्वेश्चन आंसर डिस्कशन भी मैं करूंगा, सॉल्विंग की प्रैक्टिस आपको खुद को करनी पड़ेगी, और मेन मार्क्स कौन सी चीज के ऊपर मिलने वाले हैं, सॉल्विंग पे, प्रैक्टिस पे। इज इट वेरी क्लियर? दूसरा, पेपर कितने मार्क का सॉल्व करना है गाइस, 100 मार्क, 100 में से कितना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, 75। अब वो 75 कॉन्फिडेंस में क्या क्या रहेगा वो हम एंड में डिस्कस करेंगे बैच के, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस जब सब्जेक्ट और पेपर पे आएगा तो आपको पता चलेगा चैप्टर कैसे प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तीसरी चीज, सिलेबस सबको समझ में आया है, पेपर पैटर्न सबको समझ में आया है, कोई दिक्कत है इसके अंदर? सबसे पहली प्रायोरिटी हमेशा क्या रहेगी, सब जन बोलो, पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, कंटेंट। लाइव स्ट्रीम में भी सब लोग लिखेंगे, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, कंटेंट। सेक्शंस और ई फॉर्म ये टॉपअप है, ये आपको कंटेंट को याद रखने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इज इट वेरी क्लियर गाइस? सबको समझ में आ रहा है पक्का? चलो अब हम शुरू कर रहे हैं हमारे लेक्चर के साथ में। जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि बड़ी छलांग मारने के पहले कुछ प्रिपरेशन, कुछ बेसिक्स की जरूरत होती है। अगर आपके पैरों में ही ताकत नहीं है तो लॉन्ग जंप और हाई जंप का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सबसे पहले ताकत क्रिएट करते हैं भाई साहब, लॉ क्या है, कैसे बनता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फालतू की चीजें मैं आपको नहीं पूछूंगा, स्ट्रेट अवे बात करते हैं कंपनीज एक्ट की। ठीक है, कि कंपनीज एक्ट कैसे बना, कंपनीज एक्ट बनता कैसे, उसका प्रोसीजर कैसे, एक्सेट्रा। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? क्यों बनाते हैं लॉ? नीचे नोट लिखेगा फटाफट फटाफट, मैं जो डिक्टेट कर रहा हूं लिखना। द लॉ इज प्रिपेयर्ड, द लॉ इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, the law is prepared on the basis of 4 different points. The law is prepared on the basis of 4 different points. Point number 1, या इसको प्रायोरिटी 1 भी आप लिख सकते हो, प्रायोरिटी 1, सेफ्टी ऑफ पब्लिक, प्रायोरिटी 1, सेफ्टी ऑफ पब्लिक। प्रायोरिटी नंबर 2, बेनिफिट ऑफ पब्लिक। Priority number 2, benefit of public. Priority number 3, not at the cost of others, not at the cost of others. Priority number 4, priority number 4, ethics, ethics. That is, law should be based on ethical model. कौन से मॉडल पे बेस्ड होना चाहिए, इथिकल। इज इट वेरी क्लियर? सबको समझ में आ रहा है बच्चों? बच्चों ओके, अब सबसे पहली बात ये मैंने लिख के दिया, लॉ क्यों होना चाहिए। सबसे पहला प्रायोरिटी लोगों का क्या होना चाहिए, बोले एक बार, सेफ्टी। जोर से बोलो, क्या होना चाहिए, सेफ्टी। लोगों को सेफ रखने के लिए हम लॉ बनाते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस टू पास द लॉ इन इंडिया? इंडिया में लॉ कैसे पास कर दे? अच्छा, इंडिया में कितने टाइप के लॉज है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज आर देयर? पढ़ तो रहे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, बट व्हाट, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज आर देयर, कैन यू टेल मी? बोलो बच्चों,
ओके, जस्ट लेट मी टेल यू कि कितने टाइप के लॉज हम कवर करते हैं हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर, ये चार्ट मैं खुद ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। बाद में मैं इसका फोटो वगैरह आपको भेज दूंगा, लेकिन अगर आप साथ साथ में ड्रॉ करना चाहते हो तो कर सकते हो। जिसको सिर्फ ध्यान देना है वो सिर्फ ध्यान दे सकता है। लेट्स गो। इंडिया का सबसे पहला लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लगभग एक्टिव आर्टिकल्स 444 बोले जाते हैं, वैसे 450 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑफ हमारे यहां की अनेकता में एकता, और सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारी है। तो जितनी बड़ी पॉपुलेशन उतनी बड़ी डाइवर्सिटी, जितनी बड़ी डाइवर्सिटी उतने ज्यादा रूल्स, जितने ज्यादा रूल्स उतने ज्यादा आर्टिकल्स। इज इट वेरी क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा अपेक्स लॉ है, जो 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट हुआ था। और जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट हुआ उस दिन इंडिया को एज ए लीगल कंट्री का स्टेचर मिला। 1947 से लेकर 1950 तक इंडिया इंडिया था, पर इंडिया को यूनाइटेड नेशंस ने और बाकी सारे देशों ने एज ए लीगल कंट्री माना जब हमने हमारा पहला डॉक्यूमेंट या पहला लॉ रखा, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट्स व्हाई 26 जनवरी 1950 कल वाला दिन, आज के 25 जनवरी है, इज कंसिडर्ड एज रिपब्लिक ऑफ इंडिया डे। रिपब्लिक ऑफ इंडिया मतलब पहली बार हमने लीगली खुद को एक कंट्री डिक्लेयर किया। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिकली बनाया था डॉक्टर B.R. आंबेडकर, बाबा साहेब आंबेडकर ने। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर B.R. आंबेडकर ही ओनली पर्सन हु हैव क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के साथ में देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड गोपाल स्वामी अयंगर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, खास करके जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल्स के लिए। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने जम्मू कश्मीर के आर्टिकल ड्राफ्ट करने में सेपरेट राइट देने के लिए अल्टीमेटली मना कर दिया था, पर जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने गोपाल स्वामी अयंगर से क्रिएट करवा लिया। इसी वजह से 370 अभी निकाला गया है, और 35A जो जम्मू एंड कश्मीर में लैंड परचेस का भी लॉ है वो भी निकाल दिया गया है, एंड जम्मू एंड कश्मीर मेड एज अ पार्ट ऑफ द इंडिया। इसी कॉन्स्टिट्यूशन से दो आर्टिकल्स बहुत काम के हमारे हैं। जैसा है आर्टिकल नंबर 145, जो कहता है, आर्टिकल नंबर 145 विच सेज दैट इंडिया में लॉ प्रिपेयर करने का जो ताकत है, इंडिया में लॉ प्रिपेयर करने का जो ताकत है या लॉ पास करने का जो ताकत है, वो दिया गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। इसको दिया है बोले एक बार उसे पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को ताकत दिया गया है इन द केस ऑफ एंटायर इंडिया, लेकिन यही ताकत दिया गया है इसी आर्टिकल नंबर 145 के थ्रू स्टेट लेजिस्लेचर को। सो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा क्या बोले एक बार उसे, स्टेट लेजिस्लेचर को ही ताकत दिया गया है फॉर क्रिएटिंग अ लॉ फॉर द स्टेट। कि राज्य के लिए अगर सेपरेट लॉज बनाने हैं तो यही पावर आपके स्टेट लेजिस्लेचर को मिलेगा। लेकिन पार्लियामेंट में तो सब गधे घोड़े बैठे रहते हैं। बोलो हाँ या ना? कुछ अच्छे भी है, कुछ बुरे भी है। और आपको लगता है कि इन लोगों में चौथी पांचवी पास या 10वीं पास लोगों में इतना दिमाग है कि वो लॉ बना पाए? इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने एक बहुत अच्छा काम किया था। ये लोग कल जाके कुछ भी कर सकते हैं देश के साथ। कल जाके अगर समझो गवर्नमेंट ने पास किया लीगलाइजेशन ऑफ करप्शन एक्ट या लीगलाइजेशन ऑफ ब्लैक मनी एक्ट, कौन है रोकने वाला? कोई भी रोक नहीं सकता, और सारे के सारे पास करेंगे, यूनानिमस रेजोल्यूशन आएगा। बात को मान लो, बोलो हाँ या ना? तो ऐसे सिचुएशन में आर्टिकल नंबर 146 इन लोगों को एक दायरा देता है, रेस्ट्रिक्शन देता है कि लॉ बनाने का पावर तो पार्लियामेंट के पास है, पर पार्लियामेंट ने लॉ भी वही बनानी चाहिए जो सब्जेक्ट्स डिस्कस किए गए हैं शेड्यूल 7 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। शेड्यूल 7 टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो सब्जेक्ट डिस्कस किए हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर आप लॉ बना सकते हो, और ये पावर दिया है 146 ने। हालांकि 146 इज नॉट अ पावर, इट इज अ काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, कि पार्लियामेंट को बोला जा बना, जितने लॉ बनाना है बना, और बाद में क्या बोला, बनाने हैं तो इन्हीं सब्जेक्ट में बनाने पड़ेंगे। इज इट वेरी क्लियर गाइस? मतलब पहले तो आपने वैसे ही बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो आप समझो आप कोई डॉग पालते हो, आप बोलते हो जा खेल, खेल कितना? कंपाउंड के अंदर। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? कंपैरिजन नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, गलत एग्जांपल लगा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि पहले बोल दिया पावर है, बाद में इमीडिएटली क्या बोल दिया कि इतना ही एरिया है। अब ये एरिया कितना है, तो इन्होंने शेड्यूल 7 के अंदर भाई साहब 3 सब्जेक्ट्स बनाए हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट या सबसे पहला कैटेगरी होता है जिसे हम कहते हैं यूनियन लॉज। यूनियन लॉज का मतलब होता है ऐसे लॉज जो पूरे इंडिया को, होल इंडिया को जैसे के वैसे लगते हैं, जिसके अंदर कोई चेंज नहीं है। जम्मू कश्मीर से लेके लेह लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, और इधर राजस्थान गुजरात से लेके उधर आसाम मेघालय मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा नागालैंड तक, अक्रॉस द कंट्री पूरा का पूरा लॉ एक जैसा लगेगा, जैसे कंपनीज एक्ट।
जम्मू कश्मीर में भी सेम लगेगा, कन्याकुमारी में भी सेम लगेगा, राजस्थान में भी सेम लगेगा, और आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम में, इवन अंडमान निकोबार में भी सेम लगेगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? दैट इज अ यूनियन लॉ, पूरे देश में एक जैसा लगने वाला। दूसरा कैटेगरी शेड्यूल 7 में लिखा है, दैट इज अ स्टेट लॉ। कौन सा लॉ बोले एक बार? स्टेट लॉ। जो लॉ स्पेसिफिक स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया है। जैसे महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, यकीन नहीं होता पर है। बोलो हाँ है ना, लोग स्प्रे पेंटिंग अभी भी कर रहे पर है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? आपको पता है गुजरात में लिकर बैन है। गुजरात से बीच में एक थाईलैंड के लिए फ्लाइट उड़ी थी, लोगों ने 2 लाख रुपए की दारू ही पी ली। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? बीच में बहुत फेमस हुआ था ये केस। बिहार में भी लिकर बैन है, यकीन नहीं होता पर है। इज इट वेरी क्लियर? अब मुझे बताओ, महाराष्ट्र में गुटखा बैन होने से पूरे देश में बैन हो गया, गुजरात में लिकर बैन होने से पूरे देश में बैन हो गई। अरे कुछ स्टेट तो ऐसे जो चलते ही लिकर के भरोसे पे है। बोलो हाँ या ना? तो ऐसे सिचुएशन में स्टेट लॉ ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक स्टेट को अप्लीकेबल होते हैं। किसको अप्लीकेबल होते हैं? स्टेट। और तीसरे टाइप के लॉज आते हैं जैसे कॉन्करेंट। कौन से लॉज बोले एक बार? कॉन्करेंट, जो सेंट्रल और स्टेट में ना सब्जेक्टिवली लगते हैं। मतलब ये देश को तो लगेगा ही लगेगा, सेंट्रल तो लगेगा ही लगेगा, पर स्टेट में भी लगेगा सब्जेक्टिवली। जैसे वैसे जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं वो एक्चुअली कॉन्करेंट लॉ का एग्जांपल नहीं है, बट इट इज अ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ कॉन्करेंट लॉ। कि कॉन्करेंट, अभी जो एग्जांपल दूंगा मैं वो कॉन्करेंट लॉ का एक इंस्पिरेशन हो सकता है, बट प्लीज डू अंडरस्टैंड इज नॉट कॉन्करेंट लॉ। अब ये एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आपको लॉ ही बस ये एक पता है, इसलिए मेरे को बोलना पड़ रहा है। जीएसटी, होटल में खाना खाने जाते हो तो होटल बिल के ऊपर नीचे लिखा रहता है सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5%, 2.5%। ये अलग अलग क्यों? लगाना है तो पूरा 5% भी लगा सकते थे जीएसटी। सीजीएसटी इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट्स जीएसटी, एसजीएसटी इज अ स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी। दोनों अलग अलग कलेक्ट करते हैं। कल जाके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अगर रिजोल्यूशन पास किया कि मेरे को एसजीएसटी चेंज करना है होटल बिल पे, तो 5% लगा दे, सीजीएसटी 2.5% ही रहेगा। दिस इज कॉन्करेंट लॉ। सेंटर और स्टेट लग तो रहा है, पर आप खुद के सब्जेक्टिव प्रोविजन डिसाइड कर सकते हो। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग? आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ या ना? अब ऐसे कितने एंट्रीज है, कितने सब्जेक्ट्स अंबेडकर जी लिख के गए? तो यूनियन लॉ में देयर आर 97 एंट्रीज, 97 सब्जेक्ट्स। स्टेट लॉ में देयर आर 66 सब्जेक्ट्स, कॉन्करेंट लॉ में देयर आर 47 सब्जेक्ट्स। यूनियन लॉ का एग्जांपल कंपनीज एक्ट, आपके सिलेबस के सारे लॉज यूनियन है सारे, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ महाराष्ट्र नहीं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ राजस्थान नहीं, इसलिए आपको सारे लॉज कौन से आएंगे? यूनियन, जो पूरे देश को लगेंगे। सो आप देश के कंसल्टेंट बन पाओ ना। इज इट वेरी क्लियर? दूसरा, स्टेट के जो स्टेट लॉज के लिए मैंने आपको अभी जैसे बोला, जैसे आपने सुना होगा स्टेट की पुलिस अलग होती है, स्टेट का ट्रांसपोर्ट अलग होता है, स्टेट के कोऑपरेटिव सोसाइटीज अलग होते हैं, स्टेट का पिलग्रिमेज अलग होता है। इज इट? बोलो ऐसा नो? तो स्टेट लॉ, जैसे मैं यहां पे फिलहाल लिख रहा हूं गुटखा एंड कॉन्करेंट लॉ, हालांकि कॉन्करेंट लॉ का एग्जांपल नहीं है, पर मुझे जबरदस्ती बोलना पड़ रहा है, जीएसटी जैसे कोई भी लॉस। इज इट वेरी क्लियर? क्योंकि आपको पता ही जीएसटी है, क्या करें। इज इट वेरी क्लियर? तो आपका कंपनीज एक्ट हो गया, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, फेमा हो गया, ये सब कौन से लॉज हुए? यूनियन। इज इट वेरी क्लियर? आपका गुटखा वगैरह वाला लॉ, लिकर वाला लॉ क्या हो गया? स्टेट। और कॉन्करेंट लॉ में कौन सा आ गया? जीएसटी जैसे लॉज, वो आपको फ्यूचर में पता चलेंगे। इज इट वेरी क्लियर? अब अगर ये ऐसा है, मैं बोल रहा हूं, तो ये होना भी चाहिए। ये डाटा किधर से मैंने निकाला भी होगा, ये डाटा मैंने कहीं से जाना भी होगा, देखा भी होगा। तो लेट्स से मैं आपको एक बार ये लिस्ट दिखा दूं। थोड़ा नॉलेज इसलिए जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि नॉलेज से अल्टीमेटली आपको पता चलता है, कंसेप्ट क्रिस्टलाइज होने में मदद होती है और परमानेंटली दिमाग में जाता है। सी दिस इज आर्टिकल नंबर 146 के हिसाब से, सॉरी 246, माय मिस्टेक, मैंने गलती से वहां पे 146 और 145 लिखा, इट इज 246 एंड 245। हाँ वही बोला कुछ। हाँ, सो 246 एंड 245 के हिसाब से यूनियन लिस्ट, जैसे मैंने यूनियन लिस्ट में आपको बोले नंबर ऑफ, कितने यूनियन लॉ में कितने आर्टिकल्स थे बच्चों? प्लीज टेल मी, कितने बोले थे मैंने? 97। सी दिस टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स यहां पे आपको दिखेंगे, बोले एक बार जो से 97। और अभी अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको एक सेंटेंस लिखवा के दिया, लॉ क्यों बनाया जाता है बताओ एक बार? किसके लिए बनाया जाता है बोले एक बार? सेफ्टी। मैं आपको यूनियन लिस्ट का सबसे पहला सब्जेक्ट दिखा दूं, यह है यूनियन लिस्ट का सबसे पहला सब्जेक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया, सेफ्टी। दूसरा भी सब्जेक्ट देख लो, नेवल मिलिट्री एयर फोर्सेस, सेफ्टी। तीसरा सब्जेक्ट देख लो, डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म फोर्सेस, सेफ्टी। चौथा सब्जेक्ट देख लो, डिलिमिनेशन ऑफ कैंटोनमेंट एरियाज, लोकल एरियाज, अगेन सेफ्टी। नेवल मिलिट्री फोर्स वर्क्स, आर्म्स, फायर आर्म्स एक्सेट्रा, एटॉमिक एनर्जी, सारी सेफ्टी वाली चीजें हैं। और अगर जब तक आप जाओगे ना धीरे 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 धीरे, तो आप आओ 19-20 के ऊपर, मैंने सेफ्टी के बाद दूसरी चीज क्या लिखवाई थी? पढ़ो, कौन सी चीज लिखवाई थी? बेनिफिट। 20 नंबर का आर्टिकल पढ़ो, क्या है? पिलग्रिमेज। मुझे बताओ, पिलग्रिमेज सेफ्टी है या बेनिफिट है? जोर से बोलो, सेफ्टी है बेनिफिट है? इसके नीचे के आप जितने भी पढ़ोगे, देखो हाईवेज, शिपिंग, रेलवेज, मुझे बताओ रेलवे सेफ्टी है या बेनिफिट है? हाईवे सेफ्टी या बेनिफिट है?
आपको बताया आज के डेट में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चाइना को ओवरटेक कर चुका है, दुनिया में दूसरे नंबर पे है। और नितिन गडकरी जो हमारे मिनिस्टर है हाईवेज के, वो बोल रहे हैं 2025 के एंड तक हम यूएस को भी ओवरटेक कर जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। वो आदमी 100 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हाईवे बना रहा है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? इससे इंडिया का जीडीपी 3-4 टाइम्स बढ़ जाएगा, 3-4% से। इज इट वेरी क्लियर? अब अगर ये यूनियन लॉ है और हमारे सिलेबस में सारी यूनियन लॉज है, तो हमारा कंपनीज एक्ट यहां पे होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? हमारा कंपनीज एक्ट और हमने जितने यूनियन लॉ पढ़े वो यहां पे होने चाहिए। चलो आ जाओ, ये देखो आर्टिकल नंबर 43, 44 पढ़ो जरा एक बार, सब जन साथ साथ में 1 2 3 बोलो क्या है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक्टिव। हाँ, इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन and winding up of trading corporation including banking, insurance, financial corporation but not including cooperative society। कंपनीज के लिए बोलो हाँ है ना? 44 भी उसी के मामले है। आपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सुना होगा 1949 वाला, बोलो हाँ है ना? आपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा होगा, इज इट? उसके वो देखो एंट्री नंबर 46। आपने इंश्योरेंस एक्ट सुना होगा, एंट्री नंबर 47। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंट्री नंबर 48। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एंट्री नंबर 49। स्टैंडर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स एक्ट, एंट्री नंबर 50। ये सारे यूनियन लॉज है। कौन से लॉ से बोले एक बार? जो से यूनियन लॉ। टोटल एंट्रीज कितने सब जन बोले एक बार? 97। फिर आती है लिस्ट बी, जो है किसका बोले एक बार? स्टेट लिस्ट। आप देखो स्टेट लिस्ट में भी पहली चीज सेफ्टी, पहली चीज देखो पब्लिक ऑर्डर, दूसरी पुलिस, तीसरा ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट वगैरह, सब सेफ्टी के ऊपर बात की जा रही है पहले, फिर बेनिफिट आएगा। और टोटल एंट्री स्टेट लॉ के अंदर कितना? अब स्टेट आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं आगे ले रहा हूं इसको। सो कितना है बोले एक बार? 66। फिर कॉन्करेंट लॉ में भी पहले देखो सेफ्टी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सुना होगा आपने, सिविल प्रोसीजर कोड सुना है, कॉन्करेंट लॉज है। इज इट वेरी क्लियर? अभी वो चेंज हो गए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय आचार संहिता, ऐसे वाले लॉज आ गए। इज इट वेरी क्लियर? 2000 एक्चुअली कॉन्करेंट लॉ। नीचे अगर आप जाओ तो मैंने कितने एंट्रीज बोले थे इसके अंदर? 47। दिस इज एक्चुअली द टाइप्स ऑफ लॉ जो पास करते हैं। लॉ पास करने का प्रोसेस तो बाद में आएगा बेटा, पहले ये तो समझ लो लॉ कौन से है। इज इट वेरी क्लियर? सो एक बार मुझे वापस से सिर्फ रिवीजन के तौर पे बोल दो तो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले हमारा क्या है बोले एक बार? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन से नंबर का? आर्टिकल 245। ठीक है, माय मिस्टेक, मैंने 145 लिखा था, 245। और दूसरा कौन सा? 246। 245 ने पावर किसको दिया है? पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। एंड 246 क्या बोलता है? कौन से शेड्यूल में आपने लॉज बनाने चाहिए? शेड्यूल 7 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितने सब्जेक्ट है? 3। पहला यूनियन, दूसरा स्टेट, तीसरा कॉन्करेंट। यूनियन में कितने हैं? 97। स्टेट में कितने हैं? 66। कॉन्करेंट में कितने हैं? 47। सबको समझ में आया कहां से लॉ आता है? क्लियर हुआ है? पक्का बोलो हाँ है ना? 1 मिनट दे रहा हूं, जिसको कुछ नोट करना है कर लो, और उसके बाद में इमीडिएटली आगे बढ़ते हैं। गो फॉर इट फास्ट। तब तक मैं इसका स्क्रीनशॉट्स भी ले लूं। ओके, लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आ रहा है? कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो। चलो डन, लिखना हो गया सबका? फास्ट लिखिएगा। डन एवरीबॉडी? ओके, अब हम जा रहे हैं इसके बाद में लॉ पास करने के प्रोसेस के ऊपर। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। लेट्स गो। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस टू पास द लॉ? ठीक है, फोकस कीजिएगा बहुत अच्छे से।
किसी का लिखना रह गया है, विल सेव द टाइम, आपको इसके स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे फोल्डर्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, जो फोल्डर है उसका लिंक नीचे आ जाएगा इस वीडियो के नीचे, तो लेक्चर अपलोड होने देना, फोल्डर्स अपलोड होने देना, फिर उसको चेक करना, ठीक है। लेट्स गो। हाउ द लॉ इज मेड। अब देखो हमारे पास लॉ भले ही 3 टाइप के हैं, यूनियन, स्टेट और कौन कौन सा बोले एक बार उसे कॉन्करेंट, पर हमारे पास प्रोसीजर सिर्फ 2 ही है, एक है आपका यूनियन प्रोसेस और एक है स्टेट प्रोसेस। और अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो मैं आपको कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि 2013 कंपनीज एक्ट कैसे बना, इससे आपका हिस्ट्री भी हो जाएगा और लॉ कैसे पास करते हैं उसका प्रोसेस भी हो जाएगा। अब सबसे पहले चीज, कोई भी लॉ जब पास करते हैं तो सबसे पहले करते हैं ड्राफ्टिंग, मतलब बिल जो होता है या लॉ जो होता है उसको ड्राफ्ट करना पड़ता है। जैसे अगर आपको शायद पता होगा, हर बिल का, हर लॉ का जो ड्राफ्टिंग होता है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के थ्रू किया जाता है। जैसे मेरे पास कुछ चीजें हैं जिसको मैं आपको मेंशन कर दूं कि लॉ का ड्राफ्टिंग किस प्रकार से होता है इस चीज के ऊपर, ठीक है। लेट्स गो। अगर मैं आपको बोलूं कि लॉ के ड्राफ्टिंग के अंदर द पर्सन जो होते हैं वो इनिशिएट करने वाले नॉर्मल पर्सन होते हैं आपके और मेरे जैसे। जैसे आपने सुना होगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इज इट वेरी क्लियर। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का पहला जो ड्राफ्ट था वो बेसिकली ब्रेन चाइल्ड था फॉर्मर पीएम दैट इज वीपी सिंह, जिन्होंने 1990s में ग्रास रूट लेवल पे मजदूर किसान शक्ति संगठन के अंडर लोगों के बेनिफिट के लिए, लेबर्स के बेनिफिट के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का फर्स्ट ड्राफ्ट प्रोड्यूस किया था। ऐसा हर लॉ का एक हिस्ट्री होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कंपनीज एक्ट 2013 की, तो इसका पहला ड्राफ्ट 2013 का पहला ड्राफ्ट 2008 में प्लेस किया गया था, 2008 में। 2008 का ड्राफ्ट 2009 में रीड्राफ्ट होकर आया, 2009 में यह ड्राफ्ट वापस रीड्राफ्ट हुआ, 2011 में आया, 2011 का ड्राफ्ट वापस स्टैंडिंग कमेटी रिजेक्ट किया 2012। और आप जो कंपनीज एक्ट 2013 देख रहे हो, एक्चुअली इट इज अ कंपनीज बिल 2012। कंपनीज बिल 2012 पार्लियामेंट में 2013 में पास हुआ, इसलिए उसके एक्ट के अंदर ईयर 2013 आया। आपको शायद नहीं पता, ये बिल जब ड्राफ्ट करते हैं और जब ये पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, उस सिचुएशन में पार्लियामेंट के सामने आपको स्पीच देनी पड़ती है। जैसे कंपनीज एक्ट 2013, ये कांग्रेस गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पहले चेयरमैन सचिन पायलट, इन्होंने रखा हुआ था। दिस इज ए यूट्यूब वाला स्पीच, आप इसको देख भी सकते हो, एज इट इज फास्ट ट्रैक लेक्चर। मैं आपको स्पीच पढ़ा नहीं सकता, छोटा सा वीडियो 20-22 मिनट का, कभी अगर समय मिले तो देख लेना कि किस प्रकार से पहला बिल पार्लियामेंट में रखा जाता है। ये ड्राफ्ट राज्यसभा का है बेसिकली, क्योंकि पार्लियामेंट में 2-3 बार रखने के बाद में जब लास्ट ड्राफ्ट पास हुआ उसका वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इज इट वेरी क्लियर, इसको चेक कीजिएगा। तो जो भी आप ड्राफ्ट लेके आते हो, सबसे पहले वो ड्राफ्ट आपको प्रेजेंट करना पड़ता है कहां पे बोले एक बाजू से, पार्लियामेंट। तो फर्स्ट स्टेप क्या है बोले एक बाजू से, ड्राफ्टिंग। फिर ये ड्राफ्ट आप कहां पे प्रेजेंट कर लो बोले एक बार, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जैसे अभी सचिन पायलट जी ने ये ड्राफ्ट प्रेजेंट किया, रीड किया, उस हिसाब से इस ड्राफ्ट के ऊपर रिएक्शन आएगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बोलो क्या होता है, बोलो कौन, पार्लियामेंट क्या होता है, टेल मी। अरे पार्लियामेंट वही जहां लोग मारामारी करते, टेर वेर फेंक के मारते, टेबल वेबल फेंक के मारते, याद है? अरे बोलो ना, आया ना। अल्टीमेटली पार्लियामेंट का मतलब होता है द अपेक्स बॉडी विच इज पासिंग द लॉ। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, पहला कौन सा, लोकसभा, दूसरा कौन सा होता है, राज्यसभा। पता है ना कुछ? अच्छा, एक और रूल बोल दूं क्लास का, मैं बोलना भूल गया। इस क्लास के अंदर आप लाइव स्ट्रीम में बैठे हो, फेस टू फेस में बैठे हो या जीडीपीडी में बैठे हो, मैंने सवाल पूछा कि मेरे को आंसर चाहिए, आप कुछ रिएक्शन दोगे ही नहीं तो पढ़ाना नामुमकिन है। पहले तो आप कुछ पढ़ के आए हो, खाली पत्थर रहा उसको मैं तराश सकता हूं, ऑलरेडी मूर्त बन के आई उसको तराशना कितना डिफिकल्ट होगा। एटलीस्ट मेरे को मूर्त क्या है वो तो दिखाओ, नहीं तो मैं अलग अलग छन्नी हथौड़े से मारता रहूंगा, भलते जगह पे कुछ अलग मूर्त बन जाएगी। तो इसलिए तुम्हें क्या पता है वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो रिएक्ट, लाइव स्ट्रीम में हो, जीडीपीडी में, किधर भी हो, जस्ट रिएक्ट। इज इट वेरी क्लियर? सो टेल मी, पार्लियामेंट के कितने हाउसेस होते हैं? 2। और गलत किया कोई दिक्कत नहीं है, गलती करने के लिए यहां पे आए हैं। इज इट वेरी क्लियर? सो कितने हैं बोले एक बार, 2। कौन सा? हाउस ऑफ पीपल लोकसभा, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल राज्यसभा। यहां पे हम लॉ को रीड करते हैं, क्या करते हैं बोले एक बार, रीड करने के बाद में हम इससे पब्लिक के इनपुट्स लेते हैं कि पब्लिक इसके ऊपर क्या बोलेगा क्या नहीं, एक्सेट्रा। और फिर ये लॉ फिल्टर करने के लिए जाता है स्टैंडिंग कमेटी के पास। कौन से कमेटी के पास जाता है बोले एक बार, उसे स्टैंडिंग कमेटी। आपको शायद नहीं पता, लेट मी शो यू, हमारे लॉस प्रिपेयर करने के लिए लगभग 5 कमिटीज का गठन किया गया था कंपनीज एक्ट 2013 बनाने के लिए। कैडबरी कमेटी करके एक कमेटी, कोहेन कमेटी करके एक कमेटी बनाई गई थी इन द ईयर 1945, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मेन कमेटी थी, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस का स्टेटस भी नहीं मिला था।
तब से एक्चुअली दुनिया के लोगों ने इथिकल बिजनेस प्रैक्टिस कंपनीज के अंदर के लिए कोहेन कमेटी का संगठन किया था। यह कमेटी आगे जब हर्षद मेहता का फ्रॉड हुआ उस वक्त कन्वर्ट कर दी गई कैडबरी कमेटी के अंदर, और कैडबरी कमेटी ने कंपनीज एक्ट इनिशिएट करने के लिए ब्रिटिश कंपनीज एक्ट और यूएस कंपनीज एक्ट इनिशिएट करने के लिए खुद के रिकमेंडेशन दी, और हम फॉलो ब्रिटिश कंपनीज एक्ट करते हैं। फिर इंडिया इसमें पीछे ना रहे, इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 बनाने के लिए हमने 3 अलग अलग कमिटीज की प्रस्तावना की। ये आपको नाम पता होंगे। कुमार मंगलम बिरला कमेटी 1999 में हमने बनाया कंपनीज एक्ट 2013 के लिए। फिर हमने 2003 में नारायण मूर्ति कमेटी बनाया, और 2005 में हमने जे ईरानी कमेटी बनाया, और ये 3 लोगों के अंदर बनी हुई कमिटीज के रिकमेंडेशन से हमने 2013 में कंपनीज एक्ट बनाया। और इस हिसाब से एक्चुअल आपका प्रोसेस होता है, आप कमिटी के रिकमेंडेशन से लॉ पास करते हो। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो एक बार सुनो। ये होने के बाद में हम बढ़ गए आगे। हमने कमिटीज के रिकमेंडेशन से लॉ का ड्राफ्ट बना लिया, पर यह ड्राफ्ट अभी सिर्फ रीड किया है, अभी पार्लियामेंट में रखना काफी नहीं है, मतलब हुआ ही नहीं है, पास हुआ ही नहीं है, अभी सिर्फ ड्राफ्ट किया है। अब इसको वापस से आप लेके जाओ लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है? और दूसरे साइड अगर आपका स्टेट लॉ है तो लेके जाओ स्टेट काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्योंकि इस साइड हम स्टेट लॉ पास कर रहे हैं, इस साइड हम सेंट्रल लॉ पास कर रहे हैं। इज इट वेरी क्लियर? नाउ टेल मी, लोकसभा में कौन बैठता है? हाँ, इसके पहले मैं आपको मेंशन कर दूं, ये वाली चीज थोड़ी सी मैं डिटेल में लूंगा, थोड़ी स्लो लूंगा, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो आप इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को भी समझ जाओगे। और मैं आपको मेंशन कर दूं, इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम और इंडिया की लॉ पासिंग सिस्टम कि आप सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि देश चलाने वाले पॉलिटिकल सिस्टम में है, और देश चलाने के लिए आपको काय की जरूरत पड़ती है? लॉ की। सो अगर देश चलाना आप सीख जाओ तो आप लॉ सीख जाओगे, और अगर आप लॉ पास करना सीख जाओ तो देश चलाना सीख जाओगे। यह अविभाज्य घटक है। तो बहुत अच्छे से ध्यान देना, थोड़ा यहां पे स्लो जाऊंगा। सबसे पहले सेंट्रल लॉ पास करना है तो 2 हाउसेस है, लोकसभा और कौन सा बोले एक बार उसे? राज्यसभा। और स्टेट लॉ पास करना है तो कितने हाउसेस है? 2, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। नाउ मुझे एक बात बताओ, पार्लियामेंट में कौन बैठता है लोकसभा राज्यसभा में? देवेंद्र फडणवीस नहीं? कौन बैठता है? एमपीज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जैसे कौन बैठता होगा? पूना से कौन बैठता होगा? आप आपके स्टेट का नाम लो, जो भी लाइव स्ट्रीम में बैठे आपके स्टेट का नाम बोलिए। हाँ, कौन कौन बैठता होगा? हाँ, सुप्रिया ओके। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में बैठते हैं हमारे यहां से, बेसिकली पूना से अगर हम बात करें तो मुरलीधर मोहोड़, ठीक है? मुरलीधर, उसके पहले गिरीश बापट जी हुआ करते थे। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मतलब आपने अभी जो महाराष्ट्र में इलेक्शन देखे, इसके पहले वाले इलेक्शन, जिस इलेक्शन में पंत प्रधान चुन के आए हैं मोदी जी, मित्रों जिस इलेक्शन में पंत प्रधान चुन के आते हैं वो लोकसभा के इलेक्शन है। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट होती है। कौन सी गवर्नमेंट क्रिएट होती है? सेंट्रल, देश की सरकार। और अभी अभी जो आपने महाराष्ट्र में इलेक्शन फेस किए, या आप आपके स्टेट में लाइव स्ट्रीम में जो इलेक्शन फेस करते हो जीडीपीडी में, वो होती है राज्य सरकार के इलेक्शंस। वो हर वक्त अलग अलग होते हैं। अभी अभी आपने देखा होगा पार्लियामेंट में 1 नेशन 1 इलेक्शन का ड्राफ्ट प्रोड्यूस किया गया था। अगर वो ड्राफ्ट पास हो गया और वो लॉ पास हो गया तो ऐसे सिचुएशन में पूरे देश में स्टेट इलेक्शन बंद हो जाएंगे। एक ही इलेक्शन होगा, देश की सरकार और राज्य की सरकार एक ही इलेक्शन में चुन के आएगी। ठीक है? अभी कैसा मोदी जी का इलेक्शन हुआ, वो नहीं हुआ कि महाराष्ट्र सरकार का इलेक्शन हुआ। इज इट? और अभी महाराष्ट्र सरकार ने आपने किसको चुना था? देवेंद्र फडणवीस। हालांकि आप लास्ट स्टेट इलेक्शंस में देखा होगा काय झाड़ी काय डोंगर ओके सगळं हा है ना, मतलब कौन चीफ मिनिस्टर था समझ ही नहीं आता था। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो बेसिकली समझने की कोशिश कीजिए, प्राइम मिनिस्टर जहां पे बैठते हैं, राहुल गांधी जी जहां पे बैठते हैं, सोनिया गांधी जी जहां पे बैठते हैं, मनमोहन सिंह जी जहां पे बैठे थे, वो है पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा। और आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर जहां पे बैठते हैं, स्टेट का हित जो देखते हैं। अब हमारे यहां महाराष्ट्र में तो चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस है फिलहाल, पता नहीं अभी आगे क्या हो सकता है। तो फिलहाल जो चीफ मिनिस्टर है वो जहां बैठते हैं वो कौन से है? बोले एक बार, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, ये सुनो। अब इस हिसाब से अगर मैं बोलूं, थोड़ा सा डिटेलिंग में जाऊंगा, बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि यहां पे आपको अगर समझना है लॉ क्या है तो आपको सरकार कैसे चलानी है ये समझ में जरूरी आना चाहिए। ठीक है, लेट्स गो। लोकसभा, अब स्टेट छोड़ दो बिकॉज हर एक स्टेट का अलग अलग होता है गाइस। ऐसा तो है नहीं कि भैया पूरे 37 स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज का अपन डिस्कस कर पाएंगे। तो स्टेट इलेक्शंस को छोड़ दो, इसका मैं एंड में समरी बोल दूंगा। सेंटर के ऊपर जाते हैं बिकॉज हमारे सिलेबस में सेंट्रल लॉ है। लोकसभा में टोटल होते हैं 545 मेंबर्स। वैसे अलाउड 550 है, 550 तक के आप इसको रख सकते हो। मतलब अगर आप मुझे पूछना चाहो कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स लोकसभा में कितने होते हैं तो आई विल जस्ट शो यू। See this. If I have it. See this. लोकसभा में टोटल 550 मेंबर्स हो सकते हैं, पर आज के डेट में 530 प्लस 20 मेंबर है।
पर जिसमें से टोटल एक्टिव मेंबर्स 545 है, जिसमें से 543 ही यहां पे लिखे है, क्योंकि 2 मेंबर्स जो होते हैं वो एंग्लो इंडियंस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एंग्लो इंडियंस मतलब कौन? ब्रिटिशर्स जब ये देश को छोड़ के गए तो जितने लोग इंडिया में स्थायिक हो गए बाहर के देश वाले, उनके प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ लोगों को लगाते हैं, वो 2 पार्लियामेंट्री मेंबर फिक्स होते हैं। बचे हुए 543 सीट्स के इलेक्शन होता है। इसलिए आपने इस बार देखना, जो मोदी जी का नारा था अब की बार 400 पार, बोलो हाँ या ना, बट वो 300 पार भी मुश्किल हो गया। अब 300 पार भी मुश्किल हो गया, फिर भी मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई। कैसे क्या आ गई मोदी जी की गवर्नमेंट? कैन यू टेल मी? बिकॉज आपको 545 मेंबर्स में से गवर्नमेंट बनाने के लिए सिर्फ 272 वोट्स लगते हैं। सर 272 तो मेजोरिटी भी नहीं है। मैंने लिखा 545 है, पर एक्चुअल इलेक्शंस तो 543 के ही हो रहे हैं ना, 2 तो एंग्लो इंडियंस ही है। तो आपको 272 वोट्स चाहिए एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए। ये मैजिक नंबर है। ये कौन सा नंबर है बोले एक बार जो से? मैजिक नंबर 272। अब मोदी जी भी अगर आप देखो इलेक्शन में, तो बीजेपी इस बार एनडीए के नाम से जानी जाती है। व्हाट इज एनडीए? नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं नालायक, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसको डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं। डेमोक्रेटिक क्या बोले एक बार जो से? अलायंस। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस? इट मींस भारतीय जनता पार्टी प्लस रीजनल अलाइड पार्टीज। जैसे महाराष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी, आधी शिवसेना, आधी राष्ट्रवादी, इज एनडीए। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? आप अगर जाओगे कहां, तेलंगाना वगैरह में, आंध्र प्रदेश में, तो वहां बीजेपी, वहां एनडीए का मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी प्लस पवन कल्याण प्लस नायडू जी। आप बिहार में जाओगे तो भारतीय जनता पार्टी प्लस यादव। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? ये मिलके आपका बनता है क्या बोले एक बार? एनडीए। और दूसरा आपने सुना होगा इंडिया अलायंस, इंडी अलायंस। बोलो हाँ है ना? इंडी में कौन आता है? मेन पार्टी कौन है बोले एक बार जो से? कांग्रेस। जैसे महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस प्लस आधा बचा हुआ शिवसेना, आधा बचा हुआ राष्ट्रवादी। इज इट वेरी क्लियर? दैट इज इंडिया अलायंस, कांग्रेस प्लस रीजनल अलाइड पार्टीज। सबको समझ में आ रहा है? ऐसे टोटल इंडिया के 543 सीट्स के इलेक्शन होते हैं, जिसमें से 272 आपकी स्पष्ट बहुमत की होनी चाहिए। एनडीए अलायंस की इस बार 295 सीट्स थी, 295 से लेकर 300 सीट्स जीती। इस वजह से ये स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बना पाए। और इसलिए आपने देखना इलेक्शन के वक्त एक न्यूज फैली थी कि नायडू जी और यादव जी, इन्होंने अगर सपोर्ट निकाल लिया तो वाट लग सकती है। क्यों लग सकती है? बिकॉज अगर ये दोनों सपोर्ट निकालते तो पॉसिबिलिटी नंबर 272 का होता ही नहीं था बीजेपी का। दिस इज, अब ये इतना क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यही वो नंबर है जो लगता है लॉ पास करने के लिए। जब आप पार्लियामेंट में बैठते हो, सीधे जब आप कहां पे बैठते हो? पार्लियामेंट में बैठते हो, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा में। तो लोकसभा में जितने ये है, 240 भारतीय जनता पार्टी, 99 इंडियन नेशनल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, सब सब सबके दिए हैं। एंड सी दिस इज एक्चुअली अ सिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया। ये पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के टोटल 545 मेंबर्स में से 272 वोट्स लगते हैं किसी भी लॉ को पास करने के लिए। मतलब लगभग इसका आधा पोर्शन एक फेवर में आना चाहिए, तो फायदा है, अदरवाइज कोई भी फायदा नहीं है। यह है लोकसभा का ऑफिशियल वेबसाइट। यहां पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, सारा। लोकसभा के स्पीकर दैट इज श्री ओम बिरला जी। उसके बाद में अगर आप नीचे देखोगे तो कौन से पार्टी के कितने सिटिंग मेंबर्स हैं, एमपीज, ये सब आपको मिल जाएगा। इज इट वेरी क्लियर गाइस? यस और नो? ये मैजिक नंबर है 272 फॉर द पासिंग लॉ। कोई भी लॉ हो इंडिया में एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आपको अगर शेड्यूल 7 में नया सब्जेक्ट ऐड करना है लॉ पास करने का, कल जाके एक नया सब्जेक्ट ऐड करना है आपको, तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी लगता है। 2/3 मतलब 66%। पर नॉर्मल लॉ पास करने के लिए कितना लगता है? मेजोरिटी 272। इज इट वेरी क्लियर? तो ये है कॉन्स्टिट्यूएंट सिटिंग असेंबली। ये तो हो गया लोकसभा का। किसका हो गया बोले एक बार? लोकसभा। पर सिर्फ लोकसभा में लॉ पास करके लॉ बन जाएगा क्या बच्चों? नहीं। आप जाओगे कहां पे बोले एक बार? राज्यसभा। राज्यसभा में सिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने मेंबर्स होते हैं? 250 तक हो सकते हैं, फिलहाल 245 है। 245 में से यहां पे भी आपको मेजोरिटी वोट चाहिए, दैट इज 123। कितने चाहिए बोले एक बार? 123। ये 245 का भी गठन थोड़ा अलग है। इसमें से 233 जो होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए जो होते हैं ना, आमदार, विधायक, ये एमएलए खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं 233 में। मतलब हर एक स्टेट खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेगी 233 में। इसलिए भारत की सरकार को ड्यूअल टायर सरकार बोली जाती है। एक लोगों ने सिलेक्ट किए हुए डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स और एक राज्य के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां जाके बैठते हैं। इसलिए कोई भी लॉ लोकसभा में पास होने के बाद इमीडिएटली खुश होने की जरूरत नहीं, हो सकता है वो राज्यसभा में रिजेक्ट हो। और यही तो आर्टिकल 370 के साथ हो रहा था। आर्टिकल 370 लोकसभा में पास हो गया, अमित शाह और मोदी जी को जद्दोजहद करनी पड़ी उसको राज्यसभा से निकालने के लिए। आपने वो मूवी देखना 370 एग्जाम के बाद, आपको पता चलेगा। इज इट वेरी क्लियर? तो राज्यसभा में 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं एमएलएस के, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, और 12 सिलेक्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंट की तरफ से। अलग अलग सेक्टर के लोग,
स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, सिनेमा, बिजनेस। जैसे सचिन तेंदुलकर वॉज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, जावेद अख्तर वॉज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। कितने सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो अर्जुन अवार्ड से नवाजे गए हैं वो मेंबर ऑफ राज्यसभा बनते हैं। मनमोहन सिंह जी आफ्टर बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर वो राज्यसभा के मेंबर थे। जब राज्यसभा का सिटिंग मेंबरशिप चल रहा था मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर के ऊपर आए थे अटेंड करने के लिए। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? तो राज्यसभा में अलग से आपको वोटिंग लगता है और ये 12 अलग अलग, इवन आपका नहीं, किसी का नहीं, विजय माल्या वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉड करने के पहले, भागने के पहले। और वही राज्यसभा मेंबरशिप का पावर यूज करते हुए उन्होंने खुद को लोन सैंक्शन करवाया था 17 कंसोर्टियम बैंक से। इज इट वेरी क्लियर? तो आपको 245 में से 123 का अप्रूवल दोनों जगह जब आपको स्पेशल मेजोरिटी मिल जाएगी तब हम इसको कहते हैं एक्ट, तब हम कहते हैं लॉ पास हुआ। पर यहां पे भी पास होके फायदा नहीं है, ये जाता है इसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। किसके पास? बोले एक बार, प्रेसिडेंट। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ? मेरे देश के आजाद नागरिकों प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है, बोलो हाँ या ना। द्रौपदी मुर्मू जी इज द सेकंड वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट कौन थी? प्रतिभाताई पाटिल। आपको तो प्रतिभाताई पाटिल मेरे गांव से बिलोंग करती है, अमरावती। मैं उनको पर्सनली जानता हूं, ये बात अलग है, वो मेरे को नहीं जानती। ठीक है, आगे। सो अप्रूवल किसका लगेगा? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के बाद में इसको ऑफिशियल गैजेट मतलब भारत के राज्य पत्र में डिक्लेयर किया जाता है कि ये इस देश का लॉ है। और इसमें डिक्लेयर करते हैं 3 चीजें, कितने नंबर ऑफ सेक्शन, कौन से डेट से, कौन से एरिया में अप्लाई होंगे। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 की हिस्ट्री के हिसाब से बोलूं तो आपको मैं थोड़ा सा वही फोटो दिखाना चाहूंगा 2 मिनट पहले वाला। ये आप देखो प्रेसिडेंशियल अप्रूवल कब मिला। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द कंपनीज एक्ट 2013 ऑन 29th of August 2023। ओके, विच वॉज मेड एप्लीकेबल फ्रॉम कौन सा दिन से बोले एक बार? जो से 12 सितंबर 2013। तो एक्चुअल कंपनीज एक्ट पता है आपको 12 सितंबर 2013 से इंप्लीमेंट हुआ, पर कंपनीज एक्ट में टोटल 470 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 470। उसमें से 12 सितंबर को सिर्फ 98 सेक्शन आए थे। 12 सितंबर को 98 सेक्शन आए, 1 अप्रैल 2014 1 अप्रैल 2014 को 180 सेक्शन आए और बचे हुए सारे सेक्शन 2015 में इंप्लीमेंट हुए हैं। दिस इज हाउ द कंपनीज एक्ट केम इनटू फोर्स। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार सुनो। आपको राज्यसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी दिखा दूं जैसे लोकसभा की देखी। सी दिस इज द डिजिटल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ राज्यसभा, ऑफिशियल वेबसाइट राज्यसभा का। स्पीकर मेन श्री जगदीप धनकर, इनका बीच में कांग्रेस पार्टी की तरफ से थोड़ा बहुत अवहेलना हुआ था, बहुत बड़ा केस हुआ था। नीचे दूसरा डिप्यूटी चेयरमैन भी बोला गया है, ये है उनके डेट्स वगैरह जो भी है। एंड नाउ ये राज्यसभा का कैलेंडर होता है। हाँ, आप यहां पे जब क्लिक करोगे किसी डेट पे तो विल कम टू नो कि जैसे जिन जिन डेट्स पे डॉट है वो दिन राज्यसभा में कौन कौन से चीजें होने वाली है या कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होने वाली लॉ के फॉर्म में, वो आपको साइड में लिख के आएगा। देखो राइट साइड में। इज इट वेरी क्लियर? तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप देखो बीजेपी के वहां पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बैठे थे कितने? 240 250। आप देखो राज्यसभा में उसकी सीट्स कितने? 98। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? मतलब आप देखो 245 में से 98 सीट्स बीजेपी के। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जिन जिन स्टेट में बीजेपी सिलेक्ट होके आया वही स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो सुनो। ये हुआ राज्यसभा और यहां पे आपका लॉ पास करने का पूरा प्रोसेस होता है खत्म। पर यह प्रोसेस ऐसा तो लिख नहीं सकते, इसलिए इसको लिखने के लिए मैंने पूरा का पूरा बना के दिया है। एक बार ये प्रोसेस के थ्रू मैं आपको समझा दूं। प्रोसेस टू पास द लॉ, साइड बाय साइड प्रोसेस टू पास द कंपनीज एक्ट, लाइन से लिया है। मैं कंपनीज एक्ट पे फोकस करूंगा, उसके ऊपर मेन लॉ के ऊपर अपने सिलेबस में नहीं है तो छोड़ देंगे, वो तो अभी अपन ने पढ़ लिया ना। हाँ है ना? सो आ जाइए फटाफट। सो 245 के हिसाब से पार्लियामेंट ने अप्रूव करना चाहिए, 246 के हिसाब से शेड्यूल 7 यूनियन लिस्ट में होना चाहिए। एंट्री नंबर 43 44 से हमने कंपनीज एक्ट उठाया है। वीरप्पा मोली एंड सचिन पायलट ने मिलकर इसका पहला बिल प्रेजेंट किया गया था कंपनीज एक्ट 2008 में। फिर उसके बाद में पार्लियामेंट को 23 अक्टूबर 2008 में इसका फर्स्ट रीडिंग किया गया। कॉर्पोरेट लॉ के कमेंट्स आए गए, फिर स्टैंडिंग कमिटीज बनाई गई, कुमार मंगलम बिरला कमेटी, नारायण मूर्ति कमेटी, सर जे ईरानी कमेटी। फिर पासिंग ऑफ द पार्लियामेंट हुआ, रिक्विजिट मेजोरिटी से कांग्रेस सरकार ने, यूपीए गवर्नमेंट ने इसको पास किया था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, पहले जो इंडी था उसको यूपीए कहा जाता था, इन्होंने पास किया। पर कंपनीज एक्ट की खास बात यह है इसको पास कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है पर इंप्लीमेंट पूरा बीजेपी ने किया है। 2013 में पास हुआ, 2014 से तो बीजेपी की सरकार आ गई ना। इज इट? इसलिए कंपनीज एक्ट का ओरिजिनल लॉ बनाया कांग्रेस ने है पर सारे रूल्स बीजेपी ने बनाए हैं।
सारे रूल्स और रिफॉर्म बीजेपी ने बनाए हैं। सो प्रणब मुखर्जी ने अप्रूव किया था कंपनीज एक्ट, उस वक्त के प्रेसिडेंट। 29 अगस्त को प्रणब मुखर्जी ने अप्रूवल दिया था। 12 सितंबर 2013 में फर्स्ट फेज आया, होल इंडिया के लिए एप्लीकेबल हुआ। 1 अप्रैल 2014 को 92 सेक्शंस आउट ऑफ 470 एप्लीकेबल किए गए। दिस इज योर हिस्ट्री ऑफ द कंपनीज एक्ट। यहां आपका हाउ टू पास अ लॉ का प्रोसेस होता है खत्म। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले एक बार यस और नो। ठीक है, 2 मिनट के लिए इसको रिवाइज कर लीजिए। मैं 1 मिनट का आवाज के लिए ब्रेक लेता हूं, इमीडिएटली बढ़ेंगे आगे। गो फॉर इट फास्ट। लाइव स्ट्रीम में कोई दिक्कत है तो पूछ लो। नीतीश कुमार यादव नहीं, बिहार में नीतीश कुमार प्लस बीजेपी, राइट। मेरे को नाम ही याद नहीं आ रहा था। नीतीश जी राइट। आई एम वेरी सॉरी। चलो डन एवरीबॉडी, ये सब याद हो गया। स्क्रीनशॉट्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा, सो लिखने के अंदर अपने इसको समय नहीं देंगे। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले यस और नो। चलो अभी ये चीज होने के बाद में मुझे जाना है जरा कंपनीज एक्ट के अथॉरिटी के ऊपर। मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, प्रोबेबली आपने लॉ पढ़ा होगा, पर मुझे थोड़ा सा पर्सनली अजीब लगता है। कई बार ऐसा होता है बच्चा पूरा लॉ पढ़ लेता है पर उसको पता ही नहीं होता कि कंपनीज एक्ट में अथॉरिटीज कितने हैं। सी विदाउट लर्निंग अथॉरिटी लॉ पढ़ना इज एज गुड एज ऑफ नो यूज। व्हाई? क्योंकि आपको लॉ का ढांचा ही समझ में नहीं आएगा। इसलिए कंपनीज एक्ट शुरू करने के पहले मैं आपको कंपनीज एक्ट की अथॉरिटीज सारी मेंशन कर दूं, ठीक है? बाद में हम कंपनीज एक्ट में एंटर करेंगे। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज के डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट में 58 मिनिस्ट्रीज है और 93 डिपार्टमेंट्स है, ठीक है? जैसे कुछ मेन मिनिस्ट्रीज के नाम मैं आपको बोल दूं। हमारे से कंसर्न जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, हैंडल्ड बाय निर्मला सीतारमण जी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, अमित शाह जी। डिफेंस मिनिस्ट्री, राजनाथ सिंह जी। और 1-2 मिनिस्ट्री पूना के कुछ एमपी एमएलए हैंडल करते हैं, मुरलीधर मोहोळ, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा समझिएगा कि मिनिस्ट्री का स्ट्रक्चर भी कैसा होता है। फाउंडेशन में हालांकि ये सिलेबस में था, अगर आप फाउंडेशन में पढ़े हो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, ठीक है, अदरवाइज इसको समझना। सबसे ऊपर रहते हैं प्राइम मिनिस्टर। जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी, ये लगभग 3 मिनिस्ट्रीज को होल्ड करते हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक अफेयर्स, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी खुद होल्ड करते हैं, बिकॉज न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर से रिगार्डिंग किसी भी चीज की यूटिलाइजेशन के पावर प्राइम मिनिस्टर के पास ही होने चाहिए। और साथ साथ में ये और पब्लिक अफेयर्स एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अलग अलग रिड्रेसल ग्रेवियांसेस, मतलब पब्लिक के कमेंट्स या ग्रेवियांसेस, कंप्लेंट्स, इनको एंटरटेन करने के मिनिस्ट्री संभालते हैं। लगभग बची हुई 50 मिनिस्ट्रीज इंडिया में ये बांटी जाती है अलग अलग मिनिस्टर्स को, जिनको कहा जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। क्या कहा जाता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स। इज इट वेरी क्लियर? अब इंडिया में लगभग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये नंबर थोड़ा गलत हो सकता है, 28 कैबिनेट मिनिस्टर्स है जो 50 के आसपास मिनिस्ट्री संभालते हैं। तो एक मिनिस्टर एक से ज्यादा मिनिस्ट्री संभाल सकता है, और इंडिया में ऐसे इफिशिएंट मिनिस्टर इसके पहले रह चुके हैं। जैसे अरुण जेटली जी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जब बीजेपी पहली बार इलेक्शन जीता था, वो 4 मिनिस्ट्रीज हैंडल करते थे। दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑल्सो, एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एट सम पॉइंट ऑफ ऑल्सो। मतलब सबसे बड़ी 4 मिनिस्ट्री वो होल्ड करके रखते थे। ऐसे भी इफिशिएंट मिनिस्टर इंडिया में हुए हैं। अब ये 28 मिनिस्टर 50 मिनिस्ट्रीज होल्ड करते हैं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि भैया 28 लोगों ने 50 मिनिस्ट्री को हैंडल करना, वो भी 140 करोड़ की जनता की। इसीलिए इनको सपोर्ट करने के लिए नीचे आते हैं मॉस। इनको कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ, क्या बोले एक बार से, स्टेट। ये मिनिस्टर्स ओरिजिनल 28 कैबिनेट मिनिस्टर्स को, अब ये 28 मैं रफ फिगर बोल रहा हूं, ओरिजिनल 28 कैबिनेट मिनिस्टर्स को ये मिनिस्टर सपोर्ट करते हैं उनके काम में। जैसे मुरलीधर मोहोळ फ्रॉम पुणे इज अ मॉस, ही इज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। वो सपोर्ट करने में है एक मेन मिनिस्ट्री को, जो मेन मिनिस्ट्री किसी कैबिनेट मिनिस्टर के पास दी गई है। अब ये सारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट कितने भी हो सकते हैं। रामदास अठावले जी आपने सुना होगा, उनकी कविताएं बहुत फेमस है, वो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट में, और वो 2014 से मिनिस्टर ऑफ स्टेट में है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? सो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं जो कैबिनेट को सपोर्ट करते हैं। और कभी अगर प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगा कि भाई इनमें से किसी मिनिस्ट्रीज के ऊपर मैंने नजर रखनी चाहिए, या मुझे स्पेशल रिपोर्टिंग किसी मिनिस्ट्री का होना चाहिए,
स्पेशल रिपोर्ट मुझे किसी मिनिस्ट्री से चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर 4 अपॉइंट करते हैं मॉस आईसी। मॉस आईसी का मतलब होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज। मतलब किसी भी मिनिस्ट्री पे, जैसे प्राइम मिनिस्टर को लग रहा है कि भाई साहब ये जो मिनिस्ट्री है इसमें घोटाला हो रहा है, तो वो भेज देंगे खुद का एक मॉस आईसी कि जा भाई तू वहां जा और पूरा रिपोर्टिंग मेरे को दे। और ऐसे खुद प्राइम मिनिस्टर ने 12 बहुत ज्यादा बोलते 3 से 4 मॉस आईसी अपॉइंट किए हैं, जो अलग अलग मिनिस्ट्री के स्पेसिफिक रिपोर्टिंग सिर्फ पंतप्रधान जी को देते हैं। सो एक्चुअल देखा जाए तो हमारे पास 4 मिनिस्टर है, एक प्राइम मिनिस्टर, फिर कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर को कौन सर्व करता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और प्राइम मिनिस्टर को स्पेशल रिपोर्टिंग कौन करता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? इस प्रकार इंडिया में 58 मिनिस्ट्रीज और 93 डिपार्टमेंट्स है। उन 58 मिनिस्ट्रीज और 93 डिपार्टमेंट में से हमारे काम का जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, हैंडल्ड बाय निर्मला सीतारामन जी। शी इज ऑल्सो हैंडलिंग मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू। ठीक है। अब अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बोलूं तो इंडिया में आज के डेट में लगभग 27 लाख कंपनीज आज तक रजिस्टर हुई है प्लस। पिछले 75 साल की हिस्ट्री में 27 लाख प्लस कंपनीज रजिस्टर हुई है। इन 27 लाख प्लस कंपनीज में से आज के डेट में एक्टिव है 16 लाख कंपनीज। 16 लाख कंपनी आज के डेट में एक्टिव है। बची हुई लगभग 10 लाख कंपनीज लिक्विडेट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है 75 साल की हिस्ट्री में। अब ये 16 लाख कंपनीज का एडमिनिस्ट्रेशन खाने की बात नहीं है, इसलिए इसका एडमिनिस्ट्रेशन 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कि भैया इंप्लीमेंट कंपनीज एक्ट को कराओ, काम कराओ, वो अलग, और अगर झगड़े हो गए, प्रॉब्लम हो गए, पेनल्टी लग गई, डिस्प्यूट्स अलग। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हो तो 16 लाख 90 प्लस 16.90 लाख कंपनीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखा जाता है रीजनल डायरेक्टर की तरफ से। किससे देखा जाता है? रीजनल डायरेक्टर। इंडिया में 7 रीजनल डायरेक्टर है बच्चों। कितने रीजनल डायरेक्टर? 7। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रीजनल डायरेक्टर को सपोर्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। इंडिया में 25 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, लगभग हर स्टेट के लिए एक। सर हर स्टेट के लिए एक अगर आरओसी रहेगा तो 37 होने चाहिए थे? नहीं, कुछ स्टेट मिलकर कंबाइन आरओसी भी हो सकता है। जैसे आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड का एक आरओसी हो सकता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का एक आरओसी। ऐसे कंबाइन है, इसकी वजह से 25 आरओसी है। पर कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां 2-2 आरओसीज भी है। जैसे महाराष्ट्र में 2 आरओसी है, पुणे और मुंबई। क्यों महाराष्ट्र में 2 आरओसी है? कैन एनीवन टेल मी क्यों 2 आरओसी है? लाइव स्ट्रीम में भी कमेंट कीजिएगा क्यों 2 आरओसी है महाराष्ट्र में। आपको पता है पिछला साल फाइनेंशियल ईयर 2023-24 ये जो मैं बोल रहा हूं ना 16,90,000 कंपनी, 16,90,000 कंपनी में से लगभग 1,85,000 कंपनी, 1,85,000 कंपनी सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 23-24 में बनी है। एंड 1,85,000 कंपनीज में से लगभग 1 लाख के आसपास कंपनी सिर्फ मुंबई में बनी है, महाराष्ट्र में। एंड महाराष्ट्र में मुंबई इज इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, तो कंपनीज सबसे ज्यादा मुंबई में बनती है, इसलिए कंपनीज का काम ज्यादा है तो मुंबई आरओसी अलग कर दिया। अब मुंबई आरओसी में मुंबई और सारा का सारा ऊपर विदर्भ ये आता है। पुणे आरओसी में पुणे और मराठवाड़ा, सातारा, सांगली, कोल्हापुर एक्सेट्रा। ऐसा एक और स्टेट है चेन्नई। चेन्नई एक आरओसी है। तमिलनाडु स्टेट है, चेन्नई एक आरओसी, कोयंबतूर दूसरा आरओसी, क्योंकि चेन्नई में सॉफ्टवेयर कंपनीज बहुत ज्यादा आती है। इज इट वेरी क्लियर? इसलिए ये 2 ही ऐसे स्टेट है जिसमें 2 आरओसी। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, जब हम रजिस्टर्ड ऑफिस का शिफ्टिंग देखेंगे ना आगे कंटेंट वाइज एग्जाम मार्क्स के लिए, तब आपको इसका काम पड़ेगा कि भैया एक ही स्टेट में 2 आरओसी रहे तो क्या करना चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? इसको याद रखिएगा। कितने आरओसी है? सब जन बोलो कितने आरओसी है? 25। रीजनल डायरेक्टर कितने हैं? 7। ये कितने एक्टिव कंपनीज को वर्क करवाते हैं? 16,90,000। अब ये 2 लाख से और बढ़ जाएगा इस साल। अभी फाइनेंशियल ईयर 25 खत्म होगा ना, 24-25, और 2 लाख कंपनीज बन जाएगी, देख लेना आपने। ठीक है। नेक्स्ट वाला लिक्विडेटेड कंपनी। आप सोचो ना 27 लाख में से अगर सिर्फ 17 लाख ही एग्जिस्टिंग है, 16-17 लाख ही एग्जिस्टिंग है, 9-10 लाख लिक्विडेट हो गई होगी, तो इसका भी तो बहुत बड़ा काम है ना भाई। तो लिक्विडेटर अपॉइंट करना पड़ता है लिक्विडेटेड कंपनीज के लिए, पर इसका नंबर फिक्स नहीं है, क्योंकि लिक्विडेटर बनते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए, और इनका नंबर कंसिस्टेंटली चेंज होते रहता है। तो जो लिक्विडेशन में प्रैक्टिस करना चाहता है वो इसके लिए अप्लाई करता है। ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम सीए बनने का कंपनी बनाएंगे। आपको पता है एक कंपनी लिक्विडेट करने का लगभग आप 2 से 3% चार्ज कर सकते हो नेटवर्थ का। मतलब अगर आपने 50-100 करोड़ की कंपनी अगर लिक्विडेट कर दी प्रैक्टिकली तो 2% चार्ज कर लोगे, बाकी कैलकुलेशन तुमको आ गए होंगे। तो लोग सोचते कंपनी बनाऊंगा एक्सेट्रा, मिटाना। इज इट वेरी क्लियर? ये भी बहुत बड़ा प्रैक्टिस है। इज इट वेरी क्लियर? सो लिक्विडेटर्स 9 लाख के आसपास ऑफिशियल लिक्विडेटर्स है जो ये सब संभालते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हुआ। ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में हमको सपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक और अथॉरिटी आती है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सिर्फ
4700 लिस्टेड कंपनी के लिए वर्क करती है। आज के डेट में नंबर चेंज हो गया है, नाउ इट इज 6000 प्लस। ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर का बोला था, 6000 प्लस तो लगभग लिस्टेड कंपनी है बीएससी एनएससी मिलके। और साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हमको हेल्प करता है, बिकॉज एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, कंपनी है, बैंक भी तो है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से दो अथॉरिटीज हमको सपोर्ट करने आती है, एक है आरबीआई, एक कौन है बोले एक बार, सेबी। ये एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। ये क्या हुआ बोले एक बार, एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं झगड़ों की। अगर डिस्प्यूट हुआ तो डिस्प्यूट में सबसे पहले कौन आएगा बोले एक बार, उसे एनसीएलटी। एनसीएलटी इज अ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी ने अगर कोई डिसीजन दे दिया और वो डिसीजन आपको पसंद नहीं आया तो उसके खिलाफ आप कहां पे जाओगे, एनसीएलटी। बच्चे बोलते हैं हाई कोर्ट, कंपनीज एक्ट में हाई कोर्ट नहीं होता, हाई कोर्ट के सारे पावर एनसीएलटी को दिए हैं। और एनसीएलटी के बाद में स्ट्रेट अवे आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। इंडिया में एनसीएलटी के 11 बेंचेस है, एनसीएलटी के 11 बेंचेस है। सुप्रीम कोर्ट कितने हैं, एक ही होता है। समझ में आ रहा है पक्का, हाँ है ना, जोर से बोले एक बार, सुनो। ये क्यों अलग कर दिया, हाईकोर्ट से क्यों मैटर छीन लिया? आपको पता है इंडिया में लीगली आज के डेट में इतने केसेस पेंडिंग है कि आज अगर हमने नई केस लेना बंद कर दिया आज से कि कोई नई केस फाइल नहीं करेगा, तो भी 3 साल तक एग्जिस्टिंग केसेस निपटाने के लिए समय लग जाएगा। 3 साल, 3 इयर्स तक के केसेस पेंडिंग है कि आज से अगर एक भी नई नहीं ली तो भी 3 साल लग जाएंगे एग्जिस्टिंग सारे खत्म करने के लिए। और हाईकोर्ट के पास इतना समय नहीं है, 25 हाईकोर्ट है गिन के, 25 हाईकोर्ट के पास इतना समय नहीं है। उनके पास बाकी मैटर्स भी है, सिविल लॉ के, क्रिमिनल लॉ के, इसलिए कंपनीज एक्ट ने खुद के कोर्ट ही अलग कर दिए। भाई हमारा एनसीएलटी, हमारा नैकलाइट, हम हमारे केसेस खुद सॉल्व कर लेंगे। पावर पूरे हाईकोर्ट की ही है पर खुद संभाल लेंगे। इसके भी एडिशन में एक खास चीज बोलता हूं जो आपको शायद नहीं पता होगी। डिस्प्यूट हो गया और डिस्प्यूट का पेनल्टी या अमाउंट इन्वॉल्व इफ मोर देन 2 करोड़ रुपीस, तो यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट नया कोड बना सकता है, उसे कहते हैं स्पेशल कोर्ट। और आपको पता है ये स्पेशल कोर्ट के ऊपर पूरा कंपनीज एक्ट में एक चैप्टर डेडिकेटेड है, 435 से लेकर लगभग 444 तक एक पूरा चैप्टर है स्पेशल कोर्ट का। पर सीए इंटर लेवल पे रिलेवेंस थोड़ा कम है, पर ये भी एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है जो डिस्प्यूट सॉल्विंग करती है। इज इट वेरी क्लियर? दिस इज अथॉरिटी स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब रही बात, सर आपने बता तो दिया पर ऐसा होना भी तो चाहिए, ठीक है। सो लेट्स गो टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अगर मेरा नेट चल रहा है तो आपको अब भी दिखा दूं, 2 मिनट के अंदर नॉलेज मिल गया, चीजें टैग हो जाएगी, वापस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स गो टू गूगल, सीए इंटर लॉ पेपर, टूट जा आईसीआई सिलेबस, mca.gov.in। आपको इसका जरूरत पड़ेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट के ऊपर चले जाओ। यहां पे अगर आप जाओगे कॉन्टैक्ट अस के अंदर, कॉन्टैक्ट अस के अंदर क्लिक करो। कॉन्टैक्ट अस में लेफ्ट साइड अगर आप देखोगे तो आपको दिखेंगे अलग अलग अथॉरिटीज, दिख रहे हैं सबको, बोलो हाँ है ना। इसमें से अगर आप देखोगे तो यहां है रीजनल डायरेक्टर्स, दिख रहा है सबको। रीजनल डायरेक्टर पे क्लिक करो, यू विल फाइंड 7 रीजनल डायरेक्टर्स इन इंडिया। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? ये 7 रीजनल डायरेक्टर के पूरे नाम है। अब जैसे हम वेस्टर्न रीजन में, मैं लाइव स्ट्रीम में अपील करना चाहूंगा सबसे कि आप आपके रीजन के यहां पे चेक कर सकते हो और जरूर करने चाहिए। जैसे वेस्टर्न रीजन का रीजनल डायरेक्टर संतोष कुमार जी। मैं आपको एक चीज खास मेंशन करूं 1 मिनट के लिए। मैंने जब 2011 में पढ़ाना शुरू किया था तो संतोष कुमार जी एक्चुअली वॉज अ मुंबई आरओसी, मुंबई रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के हेड थे संतोष कुमार। वो बाद में 4 साल पहले प्रमोट हुए हैं रीजनल डायरेक्टर ऑफ वेस्टर्न रीजन के लिए। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? दिस इज हाउ यू गेट प्रमोटेड। ये हो गया रीजनल डायरेक्टर, 7 रीजन आप जान सकते हो यहां पे। उसी के नीचे आप देखोगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, 25 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आपको यहां पे दिखने चाहिए। सो दीज आर 25 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आप आपके एरिया का कोई भी चेक कर सकते हो। जैसे मैंने बोला 4-5 स्टेट मिलकर एक है, देखो आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। क्लिक करो, आरओसी एक ही निकलेगा, ठीक है। वही मैंने आपको बोला था महाराष्ट्र के अंदर 2 आरओसी है। ये देखो मुंबई आरओसी महाराष्ट्र, पुणे आरओसी महाराष्ट्र, ठीक है। मुंबई आरओसी, अब ये नाम याद रखना, फ्यूचर में काम में आएगा। बेनूधर मिश्रा, और ये मुंबई आरओसी है। और दूसरा कौन है बोले एक बार, उसे पुणे आरओसी, खुलजा सिम, हाँ सेकंड इज पुणे आरओसी। कौन है? मंगेश रामदास जाधव। अब ये बेनूधर मिश्रा और मंगेश रामदास जाधव दोनों में से एक जन आपको रीजनल डायरेक्टर मिलेगा। और मुंबई आरओसी का नॉर्मली जो हेड होता है वो रीजनल डायरेक्टर बनता है नॉर्मली, अभी तक का स्ट्रेचर ये रहा है, ठीक है। ऐसे आपको सारे आरओसी यहां पे मिल जाएंगे। जैसे मैंने बोला लिक्विडेटर का नंबर फिक्स नहीं है, तो ये लिक्विडेटर के डिटेल्स आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ये आते जाते रहते हैं तो इनका कोई नंबर एज सच फिक्स नहीं है। और ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेबसाइट। यहां पे खत्म होता है आपका अथॉरिटी स्ट्रक्चर। सबको समझ में आया पक्का?
जोर से बोलो एक बार यस और नो। ओके, बहुत बढ़िया। अगर इतनी चीजें अगर आपको समझ में आई तो एक चीज मैं आपको आज लिखने के लिए यहां पे बोलूंगा जो बहुत जरूरी है, वो है अथॉरिटी स्ट्रक्चर। ये लिखना ही चाहिए क्योंकि इसके ऊपर ही हमारा बाकी पूरा प्रपंच डिपेंड है। आपके सामने है, कृपया इसको लिख लो। हाँ, लॉ पास करने की प्रोसेस के लिए 2 पेज छोड़ दीजिए, ठीक है, 2 पूरे पेज। लाइव स्ट्रीम में समझ में आ रहा है कि मुझे जरूर बोलिएगा। अच्छा, मैंने कंपनीज के जो नंबर्स लिखे हैं वो रफ है। कल मैं आपको कंपनीज के ओरिजिनल नंबर्स दिखाऊंगा, लगभग पिछले 2-3 महीने के अंदर जो रिपोर्ट किए गए हैं वो। ये मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के हिसाब से बोल रहा था। कल मैं आपको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, क्योंकि कल जब हम टाइप्स ऑफ कंपनी देखेंगे तो आपको इस डिजिट की जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये रफ नंबर्स है, इसको फिलहाल लिख लेना। ज्यादा फास्ट हो रहा है या ठीक है? ठीक है ना? पता चला सर ने जो भगाया है। ये आता है क्या एग्जाम में? भले ही ये डायरेक्टली पूछा ना जाए, पर ये चीज आपको आगे काम में आएगी फॉर द पर्पस जब आप एग्जाम वाले कंटेंट को पढ़ोगे। अगर आपको आरओसी और एनसीएलटी ही नहीं पता तो क्या पढ़ाऊं मैं, किसको फाइलिंग करना है? आई नो कॉम्प्लिकेट होगा थोड़ा सा राइटिंग, पर अब बेटा ऑप्शन नहीं है। थोड़ा फास्ट ट्रैक के अंदर राइटिंग एडजस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज कंटेंट ही कवर नहीं होगा। आई एम वेरी सॉरी। डिपार्टमेंट, अब जैसे मैं आपको बोलूं, एक मिनिस्ट्री है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ मिनिस्ट्री। उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, तो सिर्फ एजुकेशन और कल्चर को प्रमोट करने में ध्यान देंगे। डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर, जो सिर्फ चाइल्ड लेबर को रोकने का काम करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, तो वो सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के काम करेगा। तो डिपार्टमेंट का जो नाम होता है उस चीज को प्रमोट करने के लिए या उस चीज को रोकने का वो काम करता है, ठीक है। अगर एनसीएलटी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा क्या? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। एनसीएलटी से नैकलैट जाना जरूरी है, नैकलैट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आपने अगर बुक सेट ऑलरेडी परचेस किया है स्वीटी सिंह, तो ऐसे केस में सेल्स टीम को कॉल करो, वो आपको बुक सेट के अमाउंट का डिस्काउंट दे देंगे फॉर न्यू फास्ट ट्रैक। लास्ट अटेम्प्ट का ही अगर 1 साल पुराना सेट होगा, 1 साल के पहले का अगर कोई बुक सेट होगा तो उसको डिस्कार्ड करो, नया ले लो। लेकिन अगर लास्ट 2 अटेम्प्ट में कोई बुक सेट है तो आप यूज कर सकते हो। चलो डन गाइस, लिख लिया सबने? ओके चलो फास्ट मैं आपको एक झटके में रिवाइज करवा दूं कि मैंने क्या 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 पढ़ाया। सबसे पहले क्या देखा था कि हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। टेल मी व्हाट इज द स्ट्रेटेजी। कि भैया कंसेप्ट और एडब्ल्यूपी और क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कहां कवर किया जाएगा? क्लास में। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी
पड़ेगी। दर्शन सर के पास कोई मैजिक वॉन्ड है क्या? नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा, पेपर कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करना है? 100 में से कॉन्फिडेंट कितना होना चाहिए? 75। इज इट वेरी क्लियर? फिर हमने पूरा सिलेबस देखा था। सिलेबस कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2। पहला कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ में कितने लॉ है? 2। कंपनीज एक्ट, एलएलपी। कंपनीज एक्ट में टोटल 11 चैप्टर्स है। एलएलपी के अंदर आपका एक ही लॉ है और अदर 3 लॉज जो हमको सेपरेटली देखना है। ये स्ट्रक्चर में और 1-2 लेक्चर के बाद डिस्कस करूंगा, पूरा याद हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये होने के बाद हम आगे गए थे, हमने देखा था व्हाट डू एग्जैक्टली। अच्छा, प्रायोरिटी नंबर 1 हमेशा क्या रहेगा? कंटेंट। प्रायोरिटी नंबर 2 सेक्शन। प्रायोरिटी नंबर 3 ई फॉर्म। हालांकि ई फॉर्म को आप बेटर प्रायोरिटी मानो तो भी चलेगा, बिकॉज वो प्रोसेस है। आंसर राइटिंग में भी आपको ई फॉर्म का बहुत ज्यादा फायदा होगा। इज इट वेरी क्लियर? ये होने के बाद में हम गए थे लॉ के ऊपर। व्हाट इज लॉ? तो मैंने आपको लिख के दिया 4 चीजों के ऊपर, सेफ्टी, बेनिफिट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, इथिक। फिर लॉ पास करने का प्रोसेस, उसके अंदर मैंने आपको बोला था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर कौन सा? 245। आर्टिकल नंबर कौन सा? 246। शेड्यूल नंबर कौन सा? 7। नीचे यूनियन लॉ, स्टेट लॉ, कॉन्करेंट लॉ। कितने एंट्रीज है? 97, 66, 47। नीचे बिल क्रिएशन, बिल के बाद पार्लियामेंट में फर्स्ट रीडिंग, फिर पब्लिक कमेंट, फिर स्टैंडिंग कमेटी। कितने कमिटीज बनाए गए थे? 3 नेशनल, 2 इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में कोहेन कमेटी, कैडबरी कमेटी। 3 नेशनल में कौन कौन सी है बताओ? कुमार मंगलम बिरला, नारायण मूर्ति, जे ईरानी। इनके नाम याद रखना, आगे रेफरेंस में आने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं कमेटी की वजह से तो प्रोविजन आया है ना। तो मुझे अगर तुमको कोई प्रोविजन पढ़ाना है और मैं बताऊं ही नहीं कि नारायण मूर्ति जी ने क्या सोचा, तो समझेगा कैसे? इज इट वेरी क्लियर? तो आप कमिटीज का रिकमेंडेशन जानोगे ना, प्रोविजन अपने आप याद हो जाएगा कि उन्होंने वो रिकमेंडेशन क्यों दिया था भाई। इज इट वेरी क्लियर? नीचे पासिंग एट द पार्लियामेंट, 545 में से कितना मैजिक नंबर है? 272। एंड 245 में से कौन सा मैजिक नंबर है? 123। हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। नीचे कौन अप्रूव करता है? प्रेसिडेंट। फिर ऑफिशियल गैजेट में क्या लिखते हैं? डेट, एरिया, सेक्शन। सेम पूरा हिस्ट्री हमने किसका देखा था? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट का पूरा हिस्ट्री खत्म करने के बाद हम आए थे अथॉरिटी स्ट्रक्चर के ऊपर। अथॉरिटी स्ट्रक्चर में सबसे पहले 58 मिनिस्ट्रीज, 98 डिपार्टमेंट्स। उसके अंदर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ले लो। कॉर्पोरेट अफेयर्स को सपोर्ट करने के लिए है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इसलिए निर्मला सीतारमण जी कॉर्पोरेट अफेयर और फाइनेंस दोनों की चेयरमैन है। क्यों? क्योंकि दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। समझ में आया? नीचे कॉर्पोरेट अफेयर्स में कितने? 2, एडमिन एंड जुडिशियल। एडमिनिस्ट्रेशन में एक्टिव कंपनी 16-17 लाख जो है, जुडिशियल में डीएक्टिव कंपनी डॉर्मेंट में कितने हैं? 9-10 लाख। एक्टिव कंपनीज के लिए कौन है? 7 रीजनल डायरेक्टर्स। और नीचे कितने आरओसीज? 25। और इधर लिक्विडेटर का नंबर कोई फिक्स है क्या? नहीं। सपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कौन है? सेबी। और कौन बोले एक बाजू से? आरबीआई। इज इट वेरी क्लियर? जुडिशियल अथॉरिटी में कौन कौन है? एनसीएलटी, नैकलेट, सुप्रीम कोर्ट। और एडिशनली स्पेशल कोर्ट आ सकता है, पर वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। यहां आज का कंटेंट लेक्चर होता है खत्म। थोड़ा मैं 10 मिनट आज जल्दी छोड़ रहा हूं, एज इट इज द फर्स्ट लेक्चर। कल से टाइम से बैच होगी, टाइम पे खत्म होगी। 10-15 मिनट पहले छोड़ रहा हूं, लेकिन कल से ऐसा होगा कि मैं एक्स्ट्रा ही लूंगा कुछ ना कुछ। कल नॉर्मल टाइमिंग पे क्लास रहेगा। कितने बजे? 11 बजे। परसों से वी विल प्रीपोन द टाइम, जिसके लिए मैं ऑलरेडी आपके ग्रुप के ऊपर नोटिफाई करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। टेलीग्राम ग्रुप जो है फास्ट ट्रैक का, नीचे मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं लेक्चर के लिए। आपके पास अगर किसी के पास नहीं है तो आज का लेक्चर आप यूट्यूब पे देखिएगा, उसके नीचे लिंक के अंदर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी करते हैं। स्क्रीनशॉट शेयर हो जाएंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बोलो जोर से, बोलो जोर से, बोलो जय भारती बोलने का। क्या बोलने का? तो जोर से बोलो। अरे यार जोर से बोलो। चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू।